सामने वाला शख्स ने अपने गाल पर हाथ रखकर लिटिल अवनी को गुस्से से देखते हुए चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की और तुमने मुझे क्यों मारा? लिटिल अवनी तो पहले से ही गुस्से में थी, ऊपर से इस आदमी को यहाँ देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। उसने भी गुस्से से चिल्लाते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेरा मन था इसलिए मैंने मारा, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है या एक और दूँ? उसकी बात सुनकर सामने वाला शख्स स्पीचलेस हो गया। वहीं आसपास मौजूद लोग भी लिटिल अवनी का जवाब सुनकर स्पीचलेस हो गए। सब मन में सोच रहे थे, मन किया है इसलिए मार दिया, क्या बात है? लिटिल अवनी ने सामने वाले इंसान को एक और थप्पड़ मारा और तुरंत ऑफिस से बाहर निकल गई। वह इंसान अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर गुस्से से लिटिल अवनी को देखते हुए बोला, एक बार अपनी बहन का काम पूरा करके उस लिटिल अवनी को अच्छे से सबक सिखा दूँ, फिर तुम्हें भी अच्छा मजा चखाऊंगा। इतना कहकर वो अंदर रिसेप्शन के पास चला गया। उस लड़के ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, एक्सक्यूज मी, यह मानव सिंह मुझे कहाँ मिलेंगे? उस लड़के ने काफी तेज आवाज में पूछा था, इसलिए आसपास के लोग उसे गुस्से से घूरने लगे। उस रिसेप्शनिस्ट ने मन में कहा, मानव सिंह क्या इसका बाप है जो ऐसे नाम ले रहा है? आज तक हमने अपने बॉस का नाम नहीं लिया और यह है ऐसे नाम ले रहा जैसे सालों से जानता हो। रिसेप्शनिस्ट झूठी मुस्कान लिए बोली, क्या आप उन्हें जानते हैं? सर, वह इंसान बड़े घमंड से अपना कॉलर ठीक करते हुए बोला, हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, मैं अपनी और लिटिल अवनी की शादी की बात उनसे करने आया हूँ। जैसे ही उस इंसान ने यह कहा, आसपास मौजूद कई लोग अपनी चेयर से जमीन पर गिर गए। रिसेप्शनिस्ट भी एक पल के लिए लड़खड़ा गई, पर उसने खुद को संभाल लिया। एक लड़का जो कॉफी पी रहा था, उसकी कॉफी गले में अटक गई और वह बुरी तरह खांसने लगा। उसने गला साफ करते हुए गुस्से से कहा, कमीने, कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? देख ऑफिस का क्या हालत कर दिया तूने, क्या तुम हम सबको जान से मारना चाहते हो? उस लड़के को कुछ समझ नहीं आया। उसने भी गुस्से से कहा, बेहतर होगा अपना मुंह बंद रखो, मैंने कहा ना, मैं अपनी और लिटिल अवनी की शादी की बात मिस्टर मानव से करने आया हूँ। अगर वह नहीं माने तो मैं लिटिल अवनी को भगा कर ले जाऊंगा, पर शादी तो उससे ही करूंगा। उसकी बात सुनकर सभी एम्प्लॉय हंसते लगे। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराकर मन में बोली, हाँ हाँ गधे, जा यहाँ से, मैं भी तो देखूं कैसे भगा के ले जाता है हमारी मैडम को। गेंडे जैसी शक्ल है, आया हमारी मैडम को ले जाने। खान खजूरा बोलौटा कहीं का। फिर इज्जत से उस लड़के से बोली, सर, सबसे ऊपर वाला फ्लोर हमारे बॉस का है, आप वही चले जाइए। उस इंसान ने सभी को इग्नोर किया और बड़े ही एटीट्यूड के साथ लिफ्ट के अंदर चला गया। टॉप फ्लोर पर पहुंचकर उसने बिना नॉक किए ही मानव के कैबिन के अंदर चला गया। उस वक्त मानव गुस्से से उबल रहा था, क्योंकि लिटिल अवनी उससे नाराज होकर जो चली गई थी। मानव अपनी चेयर पर बैठा गुस्से में फाइल इधर-उधर पलट रहा था। तभी वह लड़का केबिन के अंदर आकर बोला, हे मानव, आखिरकार तुम मुझसे मिल भी गए, चलो जल्दी से शादी की बात कर लेते हैं। वही वीर और आरव जो डर से कांप रहे हैं थे। जैसे ही उन्होंने बिना परमिशन के किसी को अंदर आते देखा तो और भी ज्यादा डर चुके थे, मगर जैसे ही उन्होंने उस अनजान इंसान की बात सुनी, उनके पैर कांपने लगे। वीर आरव से बोला, क्या हमारे बॉस इसके लंगोटिया यार है जो हमारे बॉस को नाम से बुला रहा है? आरव हकलाते हुए बोला, पता नहीं ये पागल कौन है, अरे क्या यह हमारे बॉस से शादी करना चाहता है? जो भी हो, इसके कारण लगता है हमारी भी बैंड बजेगी। वही मानव किसी अनजान इंसान को अपने सामने देख अपने दांत भींच लिए। वह गुस्से से एक एक शब्द चबाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरे परमिशन के मेरे केबिन में आने की? सामने वाले लड़के को मानव का गुस्सा नहीं दिखा। उसने बड़े ही कुल अंदाज में जवाब दिया, अरे यार मानव, मैं विशाल हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारी बहन लिटिल अवनी और खुद की शादी की बात करने आया हूँ। चलो अब जल्दी से हमारे रिश्ते के लिए मान जाओ। उसकी बात सुनकर वीर और आरव चौंकते हुए एक दूसरे को देखने लगे। वही जीव जो टेबल के नीचे छुपा हुआ था, उसके भी कान खड़े हो गए। वह अपने कान को पकड़कर उसे खींचते हुए विशाल की बात सुनने लगा। विशाल आगे बोला, देखिए, आपको मेरा जैसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप पूरी दुनिया में टॉर्च लेकर घूमेंगे ना, तब भी नहीं। मानव अचानक ही मुस्कुराने लगा। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने बड़े ही प्यार से पूछा, तो मिस्टर विशाल, कब से जानते हैं आप लिटिल अवनी को और आप कितना प्यार करते हैं उससे? विशाल चेयर पर बैठकर आराम से बोला, उतना जितना एक कुत्ते को हड्डी से प्यार होता है, एक बिल्ली को दूध से प्यार होता है, इतना प्यार कि आप सोच भी नहीं सकते। उसका एग्जाम्पल सुनकर जीव जो टेबल के नीचे छुपा था, वह अपना मुंह दबाकर हंसने लगा। उसने अपना फोन निकाला और हर एक चीज रिकॉर्ड करने लगा। केवल मानव ही है जिसे यह पता था कि जीव उसकी टेबल के नीचे छिपा हुआ है। जब सभी लोग मीटिंग रूम में थे, तब जीव चुपके से आकर मानव के केबिन में घुस गया था।
इस बात का एहसास मानव के अलावा किसी को नहीं हुआ। आरव धीरे से वीर के कान में बोला, ये इंसान खुद को कुत्ता कह रहा है या हमारी मैडम को हड्डी? वीर ने अपने कंधे उचका दिए। मानव के चेहरे पर अभी भी बड़ी सी स्माइल थी, मगर उसकी आंखें अंगारे बरस रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। मानव ने प्यार से विशाल से पूछा, फिर तो आपका प्यार बहुत ही ज्यादा बड़ा और महान है। मुझे लगता है कि मुझे मान ही जाना चाहिए, वरना ऐसा लड़का भला मेरी लिटिल अवनी को कहाँ मिलेगा जो उससे कुत्तों की तरह प्यार करें। सही कहा ना मैंने मिस्टर विशाल? लास्ट वाली लाइन मानव ने अपने दांत पीसते हुई कही थी। विशाल अनजाने में ही बोल पड़ा, हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही प्यार करूंगा। फिर तभी उसे एहसास हुआ कुछ तो गलत है। अचानक ही उसकी आंखें बड़ी हो गई और वह मानव पर चिल्लाया, क्या तुम मुझसे कुत्ता कह रहे हो? उसकी बात सुनकर जीव अचानक ही बोल पड़ा, कुत्ते को कुत्ता ना बोलूं तो क्या गधा बोलूं? वैसे तुम्हारे लिए वह भी सही है, बेवकूफ खान खजुरा बिलौटा कही का। अचानक किसी की आवाज सुनकर मानव को छोड़ सब बस इंसान को आसपास ढूंढने लगे। मानव ने अपने एक पैर से जीव को टेबल के नीचे से ही मारा। अब भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी। वहीं दूसरी तरफ वही उड़ते उड़ते नीरज जी को भी खबर मिल गई थी। मिसेज गुप्ता ने मानव के साथ क्या किया उन्हें पता था। लिटिल अवनी पक्का गुस्सा होगी। उन्होंने लिटिल अवनी को और ज्यादा भड़काया। फिर उसका सामान पैक करके मिस्टर सिंघानिया के यहाँ भेजने की तैयारी करने लगे। कार में बैठाते हुए नीरज जी लिटिल अवनी से बोले, माय लिटिल प्रिंसेस, देखो कुछ भी हो जाए उस मानव को माफ मत करना। मैं तो कहता हूँ 1 से 2 साल तक तुम वहीं रहो, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। इतना कहकर वह सोना और कायरा की तरफ मुड़कर बोले, तुम दोनों भी वापस मत आना, चाहे मेरे बेटे जितना भी तुम्हारे पैरों में गिरकर ही क्यों ना अपनी नाक रगड़े। उन दोनों की हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों को रात में छोड़कर गायब होने की? और तो और उन्होंने तुम्हें इग्नोर भी किया। मैं तो कहता हूँ माफ करने से पहले अपने हाथ अच्छे से साफ करना उन पर। ठीक है, अब जल्दी जल्दी बैठो और जाओ, वरना वह लोग आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। इतना कहकर उन्होंने उन तीनों को ही मिस्टर सिंघानिया के यहाँ भेज दिया। इस वक्त उनके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो खुद से बोले, अब देखो बॉयज गैंग कैसे मैं तुम सब की वाट लगाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने परी को कॉल किया। उसे और रानी को मिस्टर सिंघानिया के यहाँ जाने को बोला। उसके बाद उन्होंने खुशी और श्री को भी मिस्टर सिंघानिया के यहाँ भिजवा दिया, क्योंकि सारी गर्ल्स गैंग अपने अपने हस्बैंड से नाराज थी। इस बात का फायदा नीरज जी खूब उठा रहे थे। वही बेचारे बॉयज को तो कोई खबर ही नहीं कि उनके पीठ पीछे नीरज जी क्या कर रहे हैं। वही फार्म हाउस पर परी और रानी जल्दी जल्दी तैयार होकर मिस्टर सिंघानिया के घर के लिए निकल गई। राज और अभी इस वक्त घर पर नहीं थे, वह दोनों अर्जुन के साथ ऑफिस में थे। विक्की और जिम्मी ने जब दोनों को जाते देखा तो वह भी उनके पीछे पीछे निकल गए। सभी की कार एक साथ ही मिस्टर सिंघानिया के घर में आकर रुकी। सभी को एक साथ देखकर मिस्टर सिंघानिया हैरान थे। सभी गर्ल्स गैंग आकर उनके सामने खड़ी हो गई, उसमें से विक्की और जिम्मी भी शामिल थे। मिस्टर सिंघानिया अपनी आंखें छोटी करके दोनों से पूछा, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? जहाँ तक नीरज ने मुझे बताया था सिर्फ गर्ल्स गैंग आएंगी, पर मुझे यह नहीं पता था कि सब एक साथ आएंगे और इसी वक्त आ जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा हैरान था। पर मैं तुम दोनों लांगुरों को देखकर और भी ज्यादा हैरान हूँ। विक्की और जिम्मी ने एक दूसरे को देखा, फिर दांत दिखाते हुए मिस्टर सिंघानिया से बोले, दादाजी हम भी तो आपके बेटे जैसे हैं, हमें भी रख लो। बॉस का तो जब काम होता है तभी बुलाते हैं, वरना तो हम दोनों लावारिस ही पड़े रहते हैं। वह लिटिल अवनी यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि कुछ ऐसे काम है जो वह सिंगमेशन में रहकर नहीं कर सकती थी, वरना वह यहाँ कभी नहीं आती। वह घर में रहकर भी मानव को अच्छे से सबक सिखा सकती थी। उसके मन में सोचा, हब्बी को सबसे अच्छा सबक सिखाने का तरीका सिर्फ एक ही है, और वह है मौन व्रत। अगर मैं उनसे बात नहीं करूंगी तो सबसे ज्यादा इफेक्ट उन्हें इस बात का ही पड़ेगा। यह सोचकर ही वो डेविल स्माइल करने लगी। सोना मिस्टर सिंघानिया को गले लगकर बोली, दादाजी हम हमारे हस्बैंड से नाराज है, इसलिए हम आपके पास आए। वही जिम्मी और विक्की एक साथ मिस्टर सिंघानिया से बोले, पर हमारे पास कोई भी हस्बैंड नहीं है, इसलिए हम किसी से नाराज नहीं है, सिवाय हमारे बॉस मानव के। हमारे प्यारे दादाजी हमें भी अपनी शरण में ले लो। इतना कहकर उन दोनों ने ही मिस्टर सिंघानिया के पैर पकड़ लिए और जिद करने लगे कि उन्हें वहां रोक लिया जाए। मिस्टर सिंघानिया भी मान गए। उन्होंने मेड को सबका सामान रूम में ले जाने को कहा
और बाहर खड़े गार्ड्स को आर्डर देते हुए बोले, याद रखना अगर कोई भी बॉयज गैंग या वह नक्चरे यहाँ आए तो किसी को घुसने मत देना। इतना कहकर गुस्से से जाने लगे। दोनों गार्ड्स हैरानी से उन्हें देखते रह गए। तभी एक और कार वहां पर आई। कार से निकलकर एक लड़की आकर मिस्टर सिंघानिया के सामने खड़ी हो गई। मिस्टर सिंघानिया उसे देखकर प्यार से बोले, बेटा सभी अंदर है, तुम भी चलो। कंटिन्यू। वैसे नीरज जी की पता नहीं लड़की से क्या दुश्मनी है, को सबको परेशान करते रहते हैं। मानव का दिमाग अब तक शांत हो चुका था। वह अपना काम कर रहा था। वही बाहर आरव और वीर मिलकर विशाल की धुनाई कर रहे थे। बेचारे को देखकर पता ही नहीं चल रहा था कि वह है कौन। वह किसी भिखारी से कम नहीं लग रहा था। उसके कपड़े जगहजगह से फट चुके थे और जगहजगह से खून निकल रहा था। वही जीव अभी भी मानव के टेबल के नीचे बैठा था। पता नहीं उसे वहां कौन सा सुख या खुशी मिल रहा थी कि वो बाहर ही नहीं निकल रहा। मानव ने कोशिश की मगर वह नहीं निकला तो मानव ने दोबारा कोशिश नहीं की। फिर उसे इग्नोर करके अपना काम करने लगा। वही जीव आराम से मानव का एक पैर पकड़कर वही नीचे ही सो गया। तभी मानव के केबिन में अर्जुन, कुणाल, अभि और राज भागते हुए आए। उन सबको इतनी हड़बड़ी में आता देख मानव ने अपनी एक आईब्रो उठा ली। वह मन में सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये सब के सब मेरे केबिन में घुस आए। अभि ने न आव देखा न ताव, सीधा मानव की गोद में चढ़कर उसके कॉलर को पकड़ने के जिद्दी बच्चे की तरह बोला, जीजू जीजू मुझे मेरी बीवी चाहिए, प्लीज लाकर दो। सब बर्बाद हो गया, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचा। अभि के इस तरह अपने ऊपर चढ़ने से मानव को गुस्सा आ गया। वह गुस्से से बोला, तुम मेरे ऊपर क्यों चढ़े हो? अगर तुम बर्बाद हो भी गए हो तब भी हमारे पास इतना पैसा है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अर्जुन चीढ़ते हुए बोला, अबे बेवकूफ, हमारी बीवियों का कुछ अता पता नहीं चल रहा। मेरे गार्ड्स ने मुझे बताया कि घर पर डैड और मॉम के सिवा कोई नहीं है। कुणाल ने अभि को मानव की गोद से उतारा और खुद उसकी गोद में बैठते हुए बोला, डेविल पता करो ना वह सब कहाँ है। मैंने कोशिश की पर कुछ पता नहीं चल रहा। मानव कुणाल को खुद के गोद से उतारा और अपना काम करते हुए बोला, वह सब तुम्हारी बीवियां हैं, इसस मेरा क्या लेना देना। राज मानव की टेबल पर चढ़कर बैठ गया और आलती पालती मार के बैठते हुए बोला, लेना है जीजू, बहुत लेना देन है। वह ये सब बोल ही रहा था कि तभी एक बार फिर कैबिन का डोर ओपन हुआ। इस बार विनय आया। विनय कुणाल की बाजू पकड़ते हुए परेशान होकर बोला, बॉस बॉस मेरी बीवी भाग गई, पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं मिल ही नहीं रही। उसकी बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। तब ही उन्हें किसी की हंसने की आवाज आई। मानव ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली और अपने एक हाथ से जीव के कॉलर को पकड़कर टेबल के नीचे से निकालते हुए चिल्लाया, अब चुपचाप बाहर बैठे रहो, खबरदार जो मेरी टेबल के अंदर घुसे भी तो। जीव ने अपने दांत दिखा दिए तो राज ने मानव का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए बोला, लिटिल बेबी सिस्टर भी गायब है। यह सुनते ही मानव अपनी जगह पर जम गया। तभी जीव खड़ा हुआ और कैबिन से भागते हुए बोला, मुझे पता है पर मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम सब शादीशुदा लोग हो, अपने मैटर को अपने तक रखो। उसके जाने के बाद मानव अपने होश में आया और जोर से चिल्लाया, पकड़ो उसे, वह बाहर नहीं जाना चाहिए। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जीव अचानक ही कहीं गायब हो गया। वहीं ऑफिस के बाहर मिस्टर मित्तल मिस राजवंश के साथ मानव से मिलने एक बार फिर आए थे, पर इस बार भी दोनों को मानव से नहीं मिलने दिया गया क्योंकि लिटिल अवनी ने अपने पर्सनल गार्ड्स को भी ऑफिस के बाहर लगाए हुए थे ताकि वह सभी इन दोनों को मानव के आसपास भी न भटकने दे। वही सिंघानिया मेशन में लिटिल अवनी आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी जिसमें आज की न्यूज की हेडलाइन थी, ये मिसेस गुप्ता का अफेयर। क्या ऐसे ही मिसेस गुप्ता लोगों से डील करती है? आखिर कितनों के साथ है इनके शारीरिक संबंध? हेडलाइन के साथ साथ उसमें वीडियो भी दिखाया जा रहा था जो लिटिल अवनी ने ऑफिस में रिकॉर्ड किया था मिसेज गुप्ता का उन दोनों आदमियों के साथ रोमांस करते हुए। इसके साथ साथ और भी कई बिजनेसमैन के साथ उनके रोमांस करने के वीडियोस थे। जैसे जी मिसेज गुप्ता के हस्बैंड को ये सब पता चला, उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया। हर तरफ उनके परिवार की बदमानी हो रही थी। ये सब देख लिटिल अवनी अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए सर्द आवाज में बोली, अगर तुमने हब्बी पर नजर न डाली होती तो शायद यूं सरेआम बेइज्जत न होती, पर क्या करें हम भी सीधे नहीं है। क्योंकि लिटिल अवनी ईद का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि पूरा का पूरा चट्टान से देती है ताकि सब एक बार में ही खत्म हो जाए। इतना कहने के बाद वह हंसने लगी। तभी उसके पास किसी का कॉल आया। उसने जैसे ही फोन कान पर लगाया, दूसरी तरफ से आवाज आई, मैडम वह लोग फिर से बॉस से मिलने आए हैं। हमने उन्हें बॉस से नहीं मिलने दिया लेकिन
इतना कहकर चुप हो गया तो लिटिल अवनी ने अपनी आंखें छोटी करके पूछा, लेकिन क्या? तो वह आदमी थोड़ा डरते हुए बोला, लेकिन बॉस ने उन्हें मिलने को बुलाया है। इतना कहकर वह आदमी चुप हो गया। वहीं यह सुनते ही लिटिल अवनी की मुट्ठी कस गई। उसने आंख बंद करके कहा, आज धमाका करना है और ये हमारे तरफ से उन्हें एक वार्निंग होगी। थोड़ी देर में मुझे मिलो। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। तभी मिस्टर सिंघानिया के साथ वहाँ सभी गर्ल्स गैंग, विकी और जिम्मी भी आ गए। सभी के हाथ में हेल्दी खाने की प्लेट थी। मिस्टर सिंघानिया लिटिल अवनी का सर सहलाते हुए बोले, बेटा तुम पूरे दिन कितना काम करती हो, लो थोड़ा सा खा लो, फिर आराम करो। तुम्हें इस सिचुएशन में ज्यादा चलना नहीं चाहिए। पता नहीं वह नालायक मानव तुम्हारा ध्यान रखता भी है या नहीं। ऐसे कैसे वह तुम्हें बाहर जाने दे सकता है? क्या वह तुम्हें लेकर हॉस्पिटल गया है एक भी बार? लिटिल अवनी ने अपना सरना में हिला दिया तो मिस्टर सिंघानिया का गुस्सा मानव पर फूट पड़ा। वह नालायक, क्या उसे तुम्हारी चिंता है भी या नहीं? वह तुम्हें हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गया? पर कोई बात नहीं, हम बाद में हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है? इतना कहकर उन्होंने परी के हाथ से फ्रूट की प्लेट ली और लिटिल अवनी को खिलाने लगे। सभी लिटिल अवनी को घेर कर बैठ गए और उसे घूरने लगे। खुशी अपने सर पर हाथ रखकर बोली, क्या प्रेग्नेंट होने पर सब इतना ख्याल रखते हैं? सैया तो जब देखो मुझे डांटते रहते हैं। क्या मैं भी प्रेग्नेंट हो जाऊं ताकि सब ऐसे ही मुझसे प्यार करें? उसकी बात सुनकर सबने अपना सर न में हिला दिया। तभी सोना को कुछ याद आया। वह चिल्लाते हुए बोली, हाँ, मैं तो आदि को भूल ही गई। विक्की खड़ा होकर बोला, कोई बात नहीं, मैं उसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो चला गया। विनी लिटिल अवनी के पेट को देखते हुए बोली, मुझे भी प्रेग्नेंट होना है। मैं तो एक साथ 5-5 बच्चों को जन्म दूंगी ताकि दोबारा पैदा करने का झंझट ही ना रहे। मिस्टर सिंघानिया के हाथ से प्लेट छूट गई और वह हैरानी से उसे देखने लगे। तभी लिटिल अवनी अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे आराम करना है। उसने थोड़ा रूड होकर बोला था, जिसे सुन सब उसकी तरफ देखने लगे। इतना बोल वह बिना किसी की बात सुने रूम की तरफ चली गई। रूम में पहुंचते ही उसने गेट लॉक किया और वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करके खिड़की से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद लिटिल अवनी एक आलीशान बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। बिल्डिंग में बड़े बड़े अक्षरों में मित्तल कॉरपोरेशन लिखा हुआ था। अवनी ने ब्लैक कलर की ड्रेस और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। उसके साथ कुल 8 लोग थे। सभी के चेहरे ढके हुए थे। एक आदमी आकर लिटिल अवनी से बोला, बॉस, मैंने पता किया है, मिस्टर राजवंश और मिस्टर मित्तल यहाँ पर कई सारे गलत काम भी करते हैं। उन्होंने काफी काली कमाई भी की है। अगर आज हमने यह सब मीडिया के सामने ला दिया तो यह दोनों कहीं के नहीं रह जाएंगे। ये लोग कई सारी लड़कियों को विदेश में बेचते भी हैं और ड्रग्स का धंधा भी करते हैं। यह कंपनी भले ही दिखने में साधारण हो, पर इसके अंदर कई सारे राज है। उस आदमी की बात सुनकर लिटिल अवनी की आंखों में चमक आ गई। वह सब धीरे धीरे कंपनी के पीछे वाले रास्ते से अंदर की ओर बढ़ने लगे। तभी उन्हें खुफिया रास्ता मिला। एक एक करके सब उसके अंदर चले गए। अंदर जाकर कुछ दूर चलने के बाद उन्हें कई सारे आदमी खड़े दिखे, जिनके हाथों में गन थी और वह वहां की देखरेख कर रहे थे। अंदर कई सारी लड़कियों को बांध के भी रखा गया था। 2 लड़कियां बिना कपड़ों के ही वही बेजान सी पड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उनका कई बार रेप किया गया है। ये देखते ही लिटिल अवनी की मट्ठी कस गई। बचपन से ही उसे ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी जो लोगों पर घौंस जमाते हैं और उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। वह अपने बॉडीगार्ड से कठोर आवाज में बोली, याद रखना, कोई भी बचना नहीं चाहिए और न ही कभी किसी को पता चलना चाहिए कि हम यहाँ आए थे। हम बस उन्हें एक वार्निंग देना है। इतना कहकर उसने ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। जब दूसरी पार्टी को पता चला कि कोई अंदर घुस आया है तो वह लोग भी चौकन्ना हो गए। उन्होंने भी तुरंत फायरिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने अपने लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर लिटिल अवनी ने पहले ही जैमर लगा दिया था, जिसके कारण वह सब किसी को कॉल नहीं कर पा रहे थे। अवनी फायरिंग करते करते आगे बढ़ रही थी। उसे कैसे भी करके आज मिस्टर मित्तल को सबक सिखाना था और उनके गुरूर को नुकसान पहुंचाना था ताकि वह अगली बार से उससे पंगा ना ले। अवनी फायरिंग कर ही रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उस पर गन तान दी। अवनी ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और एक जोरदार पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। फिर गन उठाकर 2 गोली उसके माथे पर चला दी। दूसरी तरफ से एक आदमी ने उस पर डंडे से वार किया, पर लिटिल अवनी जल्दी से हट गई और एक जोरदार किक उसके सीने पर मारा। उसके मूव्स इतनी तेज थी कि कोई उसका मुकाबला ही नहीं कर पा रहा था। 3 से 4 लोगों ने लिटिल अवनी को घेर लिया। यह देख उसके होठों पर मुस्कान आ गई। 2 आदमियों ने एक साथ उस पर वार किया। लिटिल अवनी ने एक का हाथ पकड़ा और दूसरे को लात मारी, फिर खंजर निकालकर पहले वाले आदमी का गला काट दिया।
वह आदमी वहीं पर गिर गया। एक एक करके अवनी सभी को मारती गई। वही उसके साथ आए लोगों ने सभी लड़कियों को बाहर निकाल लिया और मिस्टर मित्तल के खिलाफ कई सारे सबूत लेकर वहां से निकल गए। पर लिटिल अवनी अभी भी उस जगह पर अकेली उन सब से लड़ रही थी। एक आदमी ने उसके पीठ पर वार किया। लिटिल अवनी संभल नहीं पाई और घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। तभी उसको अपनी पेट में थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ। उसने उस दर्द को इग्नोर किया और अपने बूट से जहर वाला खंजर निकाल लिया और गुस्से से उन सबको देखने लगी। लिटिल अवनी ने देखा उसके सामने लगभग 11 लोग हैं। उनसे लड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी कि उसे किसी भी तरह आधे घंटे के अंदर अपने रूम में वापस पहुंचना था। उसने कसके अपनी आंखें बंद कर ली। 8 सेकंड बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में कुछ तो अजीब था। उसने बारी बारी से सभी आदमियों के साथ आई कांटेक्ट किया और मुस्कुराने लगी। वही उसके सामने खड़े आदमियों ने अपनी बंदूक निकालकर खुद को ही मार लिया। ये देख लिटिल अवनी डेविल स्माइल करने लगी। कंटिन्यू। मानव ने पता लगा लिया था कि उन सब की बीवियां मिस्टर सिंघानिया के घर पर है। मानव गुस्से में ही मिस्टर सिंघानिया के घर के लिए निकल गया। कुछ देर बाद मानव मिस्टर सिंघानिया के घर के बाहर खड़ा था। मिस्टर सिंघानिया उसके सामने। मानव खुद को शांत करते हुए बोला, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है मिस्टर सिंघानिया? मैंने कोशिश की थी कि मैं आपके साथ अच्छे से बिहेव करूं, पर शायद आप नहीं चाहते ऐसा। मिस्टर सिंघानिया तंज कसते हुए बोले, क्या कहा तुमने? अच्छे से बिहेव? फिर मानव को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, मानव मैं तुम्हारा दादा हूं। तुम यह मान क्यों नहीं लेते? मुझे पता है सबको दिखाने के लिए तुम ऊपर से ही दिखाते हो कि हमारे बीच सब ठीक है, पर असल में तुमने मुझे कभी अपना दादा माना ही नहीं। मानव उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या सच में आप मुझे अपना पोता मानते हैं? अगर आप मुझे अपना पोता मानते हैं तो सालों पहले आप कहाँ थे? जब मैं अनाथ हुआ था उस वक्त तो आप मेरे साथ नहीं थे। मिस्टर सिंघानिया की नजरें नीची हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दें। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद वह मानव की आंखों में देखते हुए बोले, मानव तुम यह भूल नहीं सकते, तुम्हारी रगों में जो खून है वह मेरा है। तुम मेरे बेटे के बेटे हो, यानी मेरे पोते। इससे तुम कभी भाग नहीं सकते। मानव एक्सप्रेशन लेस भाव से बोला, मैं मानव सिंह राजवंश हूँ, राजवंश खानदान का वारिस। मेरा ना तो सिंघानिया खानदान से कभी कोई लेना देना था और ना ही होगा। सालों पहले आपने मेरे डैड को न सिर्फ घर से निकाला बल्कि उनका सरनेम तक छीन लिया था। तब उन्होंने मॉम का सरनेम अपनाया था। दुनिया उन्हें राजवंश के नाम से जानती ना कि सिंघानिया। मेरे नाना ही मेरे दादा थे, आप मेरे कुछ नहीं लगते। मिस्टर सिंघानिया की आंखों में आंसू आ गए। वो मानव से बोले, मानव मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई थी, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मानव हंसते हुए बोला, कभी भी नहीं। बेहतर होगा लोगों को यह ना ही पता चले कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है। इतना कहकर उसने अपना मुंह फेर लिया। मानव को उसके ससुर जी यानी नीरज जी ने बताया था कि मिस्टर सिंघानिया उसके डैड की शादी किसी और से कराना चाहते थे, लेकिन उसके डैड को उसकी मॉम से प्यार था, पर उनका रिश्ता मिस्टर सिंघानिया को मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। तब मानव के मॉम डैड ने शादी कर ली और मानव के डैड ने अपनी वाइफ का सरनेम राजवंश को अपना लिया। मानव की मॉम के 2 भाई थे। बड़ा भाई जो दिल का साफ और बहुत ही नेक दिल इंसान था, मगर मानव की मॉम का छोटा भाई वह बहुत ही चालाक लालची इंसान था जो अचानक से ही कहीं गायब हो गया। मानव की माँ और उनके परिवार वाले बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे। उन्होंने कभी भी मानव के डैड को पराया जैसा महसूस नहीं कराया। यही नहीं, उन्होंने उनके बच्चे यानी मानव को राजवंश खानदान का वारिस भी घोषित कर दिया। जब नीरज जी ने मानव को यह सब बताया था, तब से ही मानव अपने असली दादा यानी मिस्टर सिंघानिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसका मानना था अगर मिस्टर सिंघानिया उसके मॉम डैड के रिश्ते को अपना लेते तो राजवंश खानदान के दुश्मन जो राजवंश खानदान की प्रॉपर्टी पाना चाहते थे वह कभी भी उसके मॉम डैड पर जानलेवा हमला नहीं करते। तो आज उसके मॉम डैड जिंदा होते हैं। ये सब याद आते ही मानव थोड़ा रूड वॉइस में मिस्टर सिंघानिया को देखते हुए बोला, आखिरी बार कह रहा हूँ मुझसे और मुझसे जुड़े लोगों से दूर रहिए। मिस्टर सिंघानिया मानव को आस भरी नजरों से देखते हुए बोले, मानव इतने दिन से तुम मेरे साथ जैसा बिहेव कर रहे थे मुझे लगा तुमने मुझे माफ कर दिया, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मानव उनकी बातों को इग्नोर करके बोला, मैं अपना टाइम आप पर वेस्ट नहीं करना चाहता, बेहतर होगा बेबी को आप मेरे साथ भेजे दे। इतना कहने के बाद वह बिना कुछ सुने घर के अंदर जाने लगा। वही लिटिल अवनी पीछे वाले दरवाजे से अब तक अपने रूम में पहुंच चुकी थी। उसने अपने कई सारे गार्ड को मिस्टर मित्तल और मिस्टर राजवंश के पीछे लगा रखा था ताकि वह सच तक पहुंच सके।
कुछ चीजें तो उसे ऑलरेडी पता थी, लेकिन वह सब पता करना चाहती थी। अपने लैपटॉप को घूरते हुए लिटिल अवनी बोली, इसका मतलब वह सासू माँ के छोटे भाई है, जिन्होंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराकर ससुर जी का चेहरा ले लिया है। इतना कहकर उसने लैपटॉप बंद कर दिया और बेड पर लेटते हुए अंगड़ाई लेकर बोली, मैं तो इस इंतजार में हूं जब हब्बी को पता चलेगा कि कुणाल भाई कोई और नहीं बल्कि उनके सगे बुआ के बेटे हैं, यानी मिस्टर सिंघानिया के बेटी का बेटा। मिस्टर सिंघानिया ने भी पता नहीं क्या क्या छुपा कर रखा है। पता नहीं इन्हें क्या शौक चढ़ा था मित्तल खानदान से दोस्ती करने का। ना यह दोस्ती करते ना कुछ होता, भार में जाए यह लोग। इतना कहकर उसने चद्दर से अपना मुंह ढक लिया और सोने की कोशिश करने लगी। धम तभी धराम की आवाज के साथ उसके रूम का डोर ओपन हो गया। अपनी नींद में किसी को खलल डालते देख लिटिल अवनी गुस्से से चिल्लाई, अबे कौन है जिसको दिन में भी सुकून नहीं मिल रहा? उसने इतना ही कहा था कि सामने वाले इंसान को देखकर आगे की बात गले में ही अटक गई। अचानक ही दुनिया जहां की मासूमियत अपने चेहरे पर लाकर वह प्यार से बोली, हब्बी आप यहाँ क्यों आए हो? मानव से घूरते हुए बोला, अभी के अभी घर चलो, मैं नहीं चाहता कि आप इस घर में रुको। लिटिल अवनी भले ही मानव से नाराज थी, लेकिन मानव को इस वक्त गुस्से में देखकर वह अपनी नाराजगी भी भूल गई। मानव ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया और रूम से बाहर जाने लगा। उसे बाहर जाता देख मिस्टर सिंघानिया खुद से बोले, सब मेरी गलती है। आखिर मेरे बेटे की उम्र क्या थी? सिर्फ 21 साल का था वह, और मैंने न सिर्फ उसे घर से निकाला बल्कि उसका सरनेम तक छीन लिया। और आज मानव मुझे से इतनी नफरत करता है। मानव सीधा सिंगमेशन गया और लिटिल अवनी को रूम ने ले जाकर बेड बैठा दिया। मानव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या आपको पता है, जब मैं बहुत छोटा था तब ही पूरा राजवंश परिवार बिखर गया था। उस वक्त मैंने सबको खो दिया था, पर फिर भी मिस्टर सिंघानिया को मुझ पर तरस नहीं आया। उन्होंने मुझे कभी नहीं अपनाया। अगर नीरज डैड और अनीता मॉम ने मुझे अपनाया न होता तो पता नहीं मैं आज कहाँ होता। जीव का क्या होता तुम्हें पता है? बेबी जीव मेरा सगा भाई नहीं है, वह मेरे मॉम के भाई का बेटा है। मैंने उसे इन सब से दूर रखने के लिए ही बचपन में ही उसे विदेश भेज दिया था, ताकि वह केवल अपनी स्टडी पर फोकस कर सके। परिवार के नाम पर सिर्फ जीव ही तो मेरे पास था, पर डैड ने मुझे अपनाकर ना सिर्फ परिवार दिया बल्कि आपको भी मुझे दिया। मॉम मुझसे हमेशा कहती थी कि मुझे बड़े होकर आप ही से शादी करनी है। देखो हमारी शादी भी हो गई, पर मॉम नहीं है। मुझे उनकी बहुत याद आती है, पर मैं कभी भी अपनी फीलिंग किसी को नहीं बताता। पर पता नहीं क्यों आज आपको बताने का मन कर रहा। यह सब बोलते वक्त मानव का चेहरा भले ही एक्सप्रेशन लेस था, पर उसकी आंखें थोड़ी नम थी। लिटिल अवनी हैरान होकर मानव को देख रही थी, क्योंकि उसे अब तक यही लगता था कि जीव मानव का सगा भाई है। मानव ने खुद को संभाला और उसकी नाक को पकड़कर बोला, आगे से दोबारा कभी मुझसे दूर मत जाना। और हाँ, जाते वक्त ससुर जी ने क्या कहा था तुमसे? 1 साल तक वहां रहना। अगर तुमने कभी ऐसा किया भी या मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ पैर बांधकर मैं कमरे में बंद कर दूंगा, समझी? वरना हर वक्त अपने साथ रख के घूमूंगा। यह सुनकर लिटिल अवनी का मुंह बन गया। फिर कुछ सोचकर वो एक्साइटेड होकर बोली, हब्बी आप मुझे अपने बचपन के बारे में भी बताओ ना, मुझे जानना है। मानव उसके सर पर मारते हुए बोला, अपने छोटे से दिमाग को शांत रखो, मैं कुछ नहीं बताने वाला, समझी? मुझे डर है मेरी सैड स्टोरी सुनकर मेरी छोटी सी बीवी रो देगी। फिर मुझे भी पता नहीं है कि एक बच्चे को शांत कैसे कराते हैं। खुद के लिए बच्चा सुनकर लिटिल अवनी की आंखें छोटी हो गई। वो मुंह फुलाकर बोली, हब्बी आप ही रो रहे थे? लिटिल अवनी कभी नहीं रोती, अब आप बताइए ना हब्बी। मानव ने अपनी आंखें छोटी करके डेविल स्माइल करते हुए पूछा, अच्छा अगर ऐसी बात है तो क्या आपने कभी मुझे बताया है कि आप कुणाल को कैसे जानती हो? मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी चुप हो गई, फिर अपने दांत दिखाते हुए बोली, बस ऐसे ही मिल गई थी। वो क्या है? न डैडी ने बताने से मना किया है। मानव उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, सच में आप गिरगिट की तरह रंग बदलती हो, कभी भोली, कभी शरारती, कभी चालक तो कभी मासूम। इतना कहकर वो अवनी की आंखों में देखते हुए आगे बोला, पता नहीं क्यों पर आप मुझे पहले से बदली बदली लग रही हो, जैसे कि कई सारे राज आपने छुपा कर रखे हो। क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी के हाव भाव बदल गए। फिर अचानक ही लिटिल अवनी ने मानव से पूछा, हब्बी आपने आज मित्तल और राजवंश अंकल से क्या बात की? उसका सवाल सुनकर मानव को यह आया कि मिस्टर राजवंश ने उससे क्या कहा था, और वो अवनी को अजीब नजरों से देखने लगा। कंटिन्यू। आखिर मिस्टर मित्तल और मिस्टर राजवंश ने मानव से क्या कहा होगा? क्या हुआ था मानव के बचपन में? क्यों मानव करता है
मिस्टर सिंघानिया से नफरत जानने के लिए। कुणाल कुछ सोचकर डर रहा था। वह मानव के कैबिन में सोफे पर बैठा था। उसके सामने ही अर्जुन, अभी, राज और विनय खड़े थे। अब तक जीव, जो भाग गया था, वह भी वापस आ चुका था। कुणाल को इतना डरता देख अर्जुन आंखें छोटे करके बोला, तू इतना काम क्यों रहा है? मानव को गए हुए कितना वक्त हो गया है, पर तेरी वजह से हम अपनी अपनी वालियों को लाने भी नहीं जा पा रहे हैं। अब जल्दी चल। कुणाल खिसियानी हंसते हुए बोला, नहीं नहीं तुम जाओ, मैं अब उस मानव के सामने नहीं जाने वाला। पक्का नानू और उसके बीच लड़ाई हुई होगी। अब तक तो उसे पता भी चल गया होगा कि मैं कौन हूँ, या फिर शायद नहीं, पर जो भी हो मैं आज ही है देश छोड़कर जा रहा हूँ। देश छोड़ने वाली बात सुनकर सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अभी सोफे पर चढ़ गया और कुणाल को घूरते हुए बोला, मतलब क्या है बोलो, वरना यही कूट दूंगा और जो तेरा चूर्ण बनेगा ना उसे गली में ले जाकर सस्ते भाव में बेच आऊंगा। कुणाल उसे गुस्से में घूरने लगा। फिर मानव का चेहरा याद आते ही अचानक उसके पसीने छूटने लगे। कुणाल रोते हुए बोला, मैंने यह सब अपनी मर्जी से नहीं छुपाया था। मम्मा ने मरते वक्त कहा था मुझसे, जब मैं बड़ा हो जाऊं तब मैं मानव को सब बताऊं, पर अभी तो मैं छोटा ही हूं मानव से, वह भी पूरे एक दिन, पर मैं उससे बड़ा ही नहीं हो रहा तो मैं उसे सच्चाई कैसे बताऊं? मम्मा भी पता नहीं मुझे क्या करने को बोल गई। बचपन से लेकर इतना वक्त हो गया, पर तब भी मैं मानव से अभी भी एक दिन छोटा हूं। पता नहीं कब मैं उससे एक दिन बड़ा होगा और तब मैं उससे सच्चा ही कहूंगा। अर्जुन ने खींचकर उसको एक थप्पड़ मारा और झुंझलाता हुआ बोला, कमीने जल्दी बोल, और तू मानव से एक दिन बाद पैदा हुआ है, फिर चाहे तू मर ही क्यों ना जाओ, तब भी तुम उससे एक दिन छोटे ही रहोगे, इसलिए जल्दी से मुंह खोल। राज अपना मोबाइल निकाल कर बोला, अभी बताता हूँ मैं भाई को कि तुम कुछ छुपा रहे हो। अर्जुन उसका फोन छीनकर कुणाल से बोला, जल्दी बोल कनखजूरा। कुणाल मुंह बनाते हुए बोला, वो क्या है ना, मेरी मम्मा मानव की बुआ है और मैं उसका भाई। यह सुनकर सभी लड़के अपनी आंखें फाड़े कुणाल को देख रहे थे। राज उसे सर पर मारते हुए बोला, तो बोला क्यों नहीं पहले कि तुम कौन हो? इसका मतलब मम्मा को भी सब पता है, तभी तो उन्होंने तुम्हें घर पर रखा है। कुणाल सफाई देते हुए बोला, अभी तो बोला मम्मा ने मरते वक्त कहा था, जब मैं बड़ा हो जाऊं तभी मानव को सब बताओ, पर मैं तो मानव से अभी भी एक दिन छोटा ही हूँ। उसकी यह बात सुनकर अर्जुन का मन कर रहा था कि वो कुणाल का सर दीवार पर दे मारे, मन बुद्धि काहे का। फिर उसने सभी ख्यालों को झटका और कुणाल को खींचते हुए बोला, चलो जल्दी, हमें भी सिंघानिया मिशन चलना चाहिए। वही जीव, जो इतनी देर से सब कुछ देख रहा था, उसने तुरंत केबिन का दरवाजा बंद कर लिया और अपने कमर पर हाथ रख कर बोला, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। तुम सब तो शादीशुदा हो, मैं बेचारा अभी भी सिंगल, जिसकी गर्लफ्रेंड होते हुए भी पता नहीं क्या क्या सहना पड़ता है। सब उसे आंखें फाड़ देख रहे थे। विनय चौंक कर बोला, तुम्हारे पास भी गर्लफ्रेंड है? तुमने कभी बताया नहीं, मैंने कभी तुम्हें बात करते हुए भी नहीं देखा। जीव उदास होकर बोला, अब क्या बताऊं, समझ ही नहीं आता मैं उसे बोलूं क्या। वह मेरे साथ हॉस्पिटल में काम करती है। अर्जुन बोला, तो दिक्कत क्या है, तुम उसे घर लेकर आओ सबसे मिलाने के लिए। अर्जुन की बात सुनकर जीव अपने दिल पर हाथ रखकर खड़ा हो गया, तो राज को कुछ सोचते हुए बोला, क्या वह डॉक्टर है? जीव और उदास हो गया और अपने सर पर हाथ रखकर कसके आंखें बंद करके बोला, जिस अस्पताल के हम डॉक्टर हैं, हमारी गर्लफ्रेंड वही की नर्स है। और क्या अजीब जुल्म सहना पड़ता है, अपनी ही गर्लफ्रेंड को मुझे सिस्टर कहना पड़ता है। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर कुणाल और अभी झूठा रोना रोते हुए बोले, हाय भगवान, कितना दुख दे दिया मेरे बेचारे जीव को, ऐसा कभी किसी के साथ मत करना। इतना कहकर वह सब हंसने लगे और जीव गुस्से से उन्हें देखने लगा। वही मिस्टर सिंघानिया के घर पर मिस्टर सिंघानिया अपनी स्वर्गवासी पत्नी के फोटो के सामने खड़े थे। उनकी आंखें थोड़ी लाल थी। वह दुखी भाव से बोले, मैं ऐसा क्या करूं कि मानव मुझे माफ कर दे? मुझे डर है कहीं उसे कुणाल के बारे में पता चला तो वह उससे भी ना नफरत करने लगे। इससे बेहतर यही है कि उसे कभी पता ही ना चले। इतना कहकर वह गहरी सांस लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गए, पर कोई था जो दीवार के पीछे छुपकर सब सुन रहा था। जिसने सब कुछ सुना था वह खुश होकर बोली, मतलब कुणाल और मानव भाई दोनों भाई भाई है? यह तो गॉसिप है, जाकर सबको बताना चाहिए। इतना कहकर वो भाग गई। प्लीज मेरे दोस्त को मत मारो, छोड़ दो उसे दर दहो रहा होगा। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 10 साल की थी वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके सामने ही उसके ही हम उम्र का एक लड़का खड़ा था जिसे एक आदमी कोड़े से मार रहा था। वो आदमी चिल्लाते हुए बोला, तुम राजवंश खानदान के वारिस बनने लायक नहीं हो, तुम बस इस घर के नौकर बन सकते हो। वैसे भी इस परिवार के सभी लोग मर चुके हैं, इसलिए अब सब सिर्फ मेरा होगा। यानी अंगद राजवंश में इस घर का सबसे छोटा बेटा हूं, पर मेरे परिवार वालों ने मुझे छोड़कर तुझे सब कुछ दे दिया। तू बस एक अनाथ बच्चा है
जिसकी कोई औकात नहीं। मानव, तुम बस गेटा कीरे हो। जो लड़का मार खा रहा था वह और कोई नहीं मानव था। मानव के चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस उसकी आंखें लाल थी, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वह आदमी लगातार मानव को कोरे मार रहा था। तभी एक 7 से 8 साल का लड़का भागते हुए आया और मानव के गले लगकर रोते हुए बोला, नहीं चाचू, भाई को मत मारो, प्लीज भाई को छोड़ दो। अंगद ने जीव पर कोई रहम नहीं खाया। उसे मानव से अलग करके एक कोने में बहा दिया। यह देख मानव का चेहरा डरावना हो गया। उसने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, अगर मैं कुछ कर नहीं रहा हूं या मैं शांत हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता या मैं कमजोर हूं। बेहतर होगा मुझे उकसाए नहीं और मेरे भाई से दूर रहें, वरना आपको मारने से भी पीछे नहीं हटूंगा। अंगद जी मानव की बात सुनकर गुस्से से पागल हो गए। उन्हें मानव की अकड़ तोड़ना था। उन्होंने पास में रखे फ्लावर वास को उठाया और मानव के सर पर मार दिया। तब भी मानव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके सर से खून निकल रहा था। अंगद जी यही नहीं रुके, उन्होंने एक जोरदार किक मानव को मारा और जीव की तरफ बढ़ने लगे। तभी एकदम से मानव की आंखें खुल गई। मानव अभी भी अवनी के साथ रूम में बैठा था। लिटिल अवनी बेड पर बैठी और मानव जमीन पर बैठकर उसके गोद में अपना सर रखा हुआ था। वह अचानक से ही खड़ा हो गया। उसने गुस्से से कसके अपनी मुट्ठी बंद कर ली। तो आज तक अंगद जी को ढूंढ रहा है ताकि उन्हें सजा दे सके, पर पता नहीं वह इस दुनिया से ही कहाँ गायब हो गए। उस वक्त नीरज जी ना आते तो आज मानव और जीव दोनों ही शायद मार चुके होते। मानव अपनी आंखें बंद करके मन में बोला, पता नहीं क्यों, पर मुझे मिस्टर राजवंश से मिलकर ऐसा लग रहा जैसे वही मिस्टर अंगद हो। मुझे देखकर उनकी आंखों में वही नफरत थी जो सालों पहले अंगद की आंखों में थी। जो भी है, जल्दी पता करना पड़ेगा। वही लिटिल अवनी मानव के इस तरह अचानक खड़े हो जाने से चौंक गई। लिटिल अवनी कुछ कहती उससे पहले ही मानव पलटा और उसे कस के गले लगा लिया। लिटिल अवनी को समझ नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या है। मानव अपनी पकड़ कसते हुए बोला, मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े, पर मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जो भी मेरे पास आया है वह एक न एक दिन मुझे छोड़कर चला गया, या फिर मुझे ठुकरा दिया, वैसे ही जैसे मिस्टर सिंघानिया ने किया था। प्लीज तुम भी उनके जैसे मत बन जाना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। लिटिल अवनी को मानव की बात समझ तो नहीं आ रही थी, पर फिर भी वो उसके बालों को सहलाते हुए बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। पास्ट में कई गलतियां हुई है, पर अब नहीं होंगी। अब भी हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। एल मानव अचानक उससे अलग हुआ और एक टक लिटिल अवनी को देखने लगा। फिर उसका हाथ पकड़ के अपने सीने पर रखते हुए बोला, मुझे तेरा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए, बल्कि जब तक तू साथ है तब तक जिंदगी चाहिए, वरना मुझे यह जिंदगी भी नहीं चाहिए। एल मानव की इतनी इमोशनल बातें सुनकर लिटिल अवनी की आंखों में आंसू आ गए। मानव के बात सीधा उसके दिल को छू गई। वो रोने लगी। एल मानव उसे रोता देख पैनिक करने लगा। उसे लग रहा था उसके कारण ही उसकी लिटिल वाइफ रो रही है। वो पैनिक करते हुए बोला, सॉरी, क्या आप मेरे कारण रो रही हो? ठीक है, मैंने जो अभी बोला उसे भूल जाओ। तुम मत दो जिंदगी भर मेरा साथ, मैं खुद ही तुम्हारा साथ दूंगा। प्लीज अब चुप हो जाओ। मानव की बात सुनकर वो और तेज होने लगी। मानव को समझ नहीं आ रहा था वो अपनी लिटिल वाइफ को कैसे चुप कराए। वह उसे चुप कराते हुए आगे बोला, अच्छा ठीक है, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। तुम चाहो तो मुझे मार लो, मुझे पीट लो, या फिर मैं अपने घुटनों के बल घर के बाहर भी खड़ा हो सकता हूँ, जब तक तुम कहोगी, पर चुप हो जाओ। लिटिल अवनी अचानक चुप हो गई। वह अपनी बरीबरी आंखों से मानव को देखते हो बोली, क्या सच में? अगर मैं बोलूंगी तो आप घुटनों के बाहर खड़े हो जाओगे? मानस बिना सोचे समझे अपनी गर्दन हिलाते से बोला, बिल्कुल। इतना कहकर मानव घर के बाहर जाकर गार्डन में अपने घुटनों के बल खड़ा हो गया। यह देख लिटिल अवनी को गुस्सा आ गया। अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर मानव के सामने आकर बोली, क्या मैंने कुछ भी ऐसा करने को बोला? फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मानव हैरान होकर उसे देख रहा था। लिटिल अवनी आगे वाली, पता नहीं कुछ वक्त से आप पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं। मैं जीव भैया को बुलाती हूँ ताकि वह आपका दिमाग चेक कर सके। मानव नाराजगी से उसे देखने लगा। वही मिस्टर मित्तल बौखलाए हुए कैबिन में बैठे थे। उन्हें पता चल चुका था कि वह जिन लड़कियों को विदेश भेजने वाले थे वह सब गायब हो चुकी है। किसी ने न सिर्फ लड़कियों को गायब किया, बल्कि उनके कई धंधे भी बर्बादी कर दिए। वह सोच रहे थे कि यह कौन हो सकता है जिसने ये किया। तभी उनके केबिन का डोर ओपन हुआ और दुनिया के मशहूर वकील विवेक सिसोदिया आकर उनके सामने खड़े हो गए। उन्हें देखकर मिस्टर मित्तल हैरान हो गए। मिस्टर विवेक जी स्माइल करके बोले, मिस्टर मित्तल, आप ही इस वक्त मित्तल कंपनी को हैंडल कर रहे हैं। चलिए आज ही सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। आपको मैसेज अवनी को कंपनी देने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब आप विनय को ये सब देना है।
क्योंकि मिसेज अवनी छोटी है और वो चाहती कि उनका सब कुछ ये कंपनी विनय संभाले। उनकी बात सुनकर मिस्टर मित्तल गुस्से से अपनी चेयर पर से खड़े हो गए और चिल्लाते हुए बोले, यह क्या बेहुदा बातें कर रहे हो? मेरा दिमाग वैसे भी खराब है और खराब मत करो, वरना कंटिन्यू आगे जानने के लिए बने रहे। विवेक जी को मिस्टर मित्तल पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उन्हें अच्छे से पता है कि उन्हें किस वक्त कैसा व्यवहार करना है। वह देश और दुनिया में शांति और धैर्य के लिए ही जाने जाते हैं। विवेक जी अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट को मिस्टर मित्तल के सामने रखते हुए बोले, मिस्टर मित्तल, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी। इतना कहने के बाद वो अजीब तरह मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कान देख मिस्टर मित्तल के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने गुस्से से विवेक जी का कॉलर पकड़कर गुर्राते हुए कहा, यह मेरे खून पसीने की कमाई है जिसे मैं किसी को नहीं दूंगा, फिर चाहे वह विनय ही क्यों ना हो। मेरे बाद अगर मेरी प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार है तो वह सिर्फ सोम है। उनकी बात सुनकर मिस्टर विवेक हंसने लगे। हंसते हंसते उनके पेट में दर्द होने लगा था। फिर वह अचानक ही सीरियस हो गए। उन्होंने अपने कॉलर को छुड़वाते हुए दांत पीसकर मिस्टर मित्तल के कान में धीरे से कहा, अपनी औकात में रहो, तुमने मेरा कॉल पकड़कर बहुत गलत किया है। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। खून पसीने की कमाई, मैं अच्छे से जानता हूँ तुमने कितने लोगों का खून बहाकर इसे खड़ा किया है। उनकी बात सुनकर मिस्टर मित्तल जम गए। यह देख विवेक जी डेविल स्माइल करके बोले, अपने उस खुदा से कह दो कि तुम पर रहम करें, क्योंकि मैं किसी पर रहम नहीं करता, क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों के लिए बेरहम हूँ। तुमने मेरा कॉल पकड़कर अच्छा नहीं किया है, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। इतना कहकर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट समेटे और गुस्से से निकल गए। लेकिन केबिन के बाहर निकलते ही वह फिर से एक जेंटलमैन और शांत इंसान में बदल गए, जिसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। विवेक जी की यही तो खासियत थी, वह हर एक काम मुस्कुराते हुए ही करते हैं और लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि इनके जैसा हंसमुख इंसान कोई है ही नहीं। वही मिस्टर राजवंश अपने होटल में थे। वो शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगे। कुछ देर खुद को ऐसे ही देखने के बाद वह हंसने लगे। वो हंसते हुए बोले, मानव, देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ पर तुम मुझे ढूंढ नहीं पा रहे। देखो मैं तुम्हारा वही अंगद मामू हूँ जिसने तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनाई थी। बस अगर वह नीरज बीच में न होता तो आज सब मेरा होता। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी तुम्हारे बाप की शक्ल है जिससे मैं हर एक चीज हासिल कर लूंगा। इतना कहकर वो फिर हंसने लगे। उन्होंने अपने फोन कुछ किया और शीशे में खुद को देखते हुए बोले, काश मैंने अवनी के बारे में जो कुछ भी मानव से कहा, मानव उस पर विश्वास कर ले, और अगर नहीं भी करेगा तो आज मुझे सिंहमेशन जाना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ मानव अपनी जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस आया हुआ था। मीटिंग करने के बाद वह अपनी चेयर पर बैठकर सोचने लगा कि मिस्टर राजवंश ने उससे अवनी के बारे में कितनी गलत बातें कही थी। मानव को सोच सोच कर सर में दर्द हो रहा था कि मिस्टर मित्तल कैसे उसकी लिटिल वाइफ के बारे में यह सब बोल सकते हैं, पर उन्होंने जो वीडियो दिखाया था वह भी गलत नहीं था। मानव खड़ा होकर खिड़की के पास गया और शहर का नजारा देखते हुए बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी लिटिल वाइफ कैसी है। अगर वह एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भी होती तब भी मैं उससे प्यार करता और अपने पास रखता। मिस्टर मित्तल और मिस्टर राजवंश खुद को समझते क्या है, मुझे मेरी ही लिटिल वाइफ के खिलाफ भड़का रहे हैं। इतना कहकर कुछ सोचते लगा, फिर अपने होठों के कोनों को ऊपर करते हुए मुस्कुरा कर बोला, अगर सच में वो इतनी वायलेंट है तो बेड पर कितना मजा आएगा। वह भी वाइल्ड, मैं भी वाइल्ड, और हमारे आने वाले बच्चे उनकी तो पूछो ही नहीं। मानव यह सब सोचते ही एक अलग ही दुनिया में खो गया, जहां पर वह और लिटिल अवनी रोमांस कर रहे थे और दोनों हद से ज्यादा वाइल्ड और पैशनेट थे, और पूरे 2 दिनों तक लगातार वो रोमांस करते रहें। इसके आगे मानव कुछ सोचता, अचानक ही उसका फोन बजा, जिसे कारण उसका ध्यान टूट गया। वह झुंझलाता हुआ बोला, कितना प्यारा सपना था, हाय वह दिन कब आएगा, क्यों ना मैं आज ही सब करूं। वो ये सब बोलने के साथ साथ कुछ सोच भी रहा था। जब फोन दोबारा बजा तब मानव को ध्यान आया कि उसका फोन भी बज रहा है। मानव ने फोन रिसीव करके अपने कान में लगा लिया। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि किसका कॉल आया है। फोन के दूसरी तरफ से किसी की चिल्लाने की आवाज आई, मानव तुम्हें क्या मेरी बेटी से प्यार नहीं है? तुम अभी तक उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए चेकअप के लिए? इतनी तेज आवाज सुनकर मानव को लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। उसने तुरंत फोन को खुद से दूर किया और उसे घूरने लगा। फाइनली जब आवाज आना बंद हुई तो मानव नीरज से बोला, घर में जो मिनी हॉस्पिटल है वही मेरी बेबी का चेकअप होगा।
मैं नहीं चाहता वह बाहर के हॉस्पिटल में चेकअप कराए या लोगों को अभी उसके बारे में पता चले। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और गुस्से से बोला, प्यार के दुश्मन, कितना अच्छा सपना था मेरा। अभी तक तो कम से कम 10-12 बच्चे भी हो गए होते। हाय मेरे 10 से 12 बच्चे कब आओगे तुम? एक को मैं अपना ऑफिस दे दूंगा, बाकी 3 उसके बॉडीगार्ड बन जाएंगे, 4 असिस्टेंट हो जाएंगे, सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट। फिर मेरी बीवी के साथ हनीमून पर जाऊंगा। मानव तो अपनी अलग ही दुनिया में खोया था। वही बेचारे अर्जुन, वीर, राज, कुणाल, अभी और विनय का बुरा हाल था। सभी मिस्टर सिंघानिया के घर के गार्डन में बैठे थे। अभी जमीन पर लेते हुए बोला, हे भगवान का जुल्म भाई हो, हमारी दुल्हनिया से मिला दो। कुणाल उसके सर पर मार कर बोला, यह कौन सी भाषा है, हमें भी सिखा दे। अभी स्टाइल से बोला, यह सिर्फ हम जैसे छोटे लोगों के लिए है, आप जैसे बड़ों के लिए नहीं। उसके यह कहते ही कुणाल को गुस्सा आ गया। उसने अभी के बाल पकड़ लिए। अभी भी कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने भी कुणाल के बाल पकड़कर खींच लिया। अर्जुन का मन कर रहा था दोनों को एक एक थप्पड़ लगा दे। वो चिल्लाते हुए बोला, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो, चुपचाप बैठ जाओ गधे कहीं के। विनय कुणाल से बोला, भाई आप पहले कभी किसी से नहीं लड़ते थे, पर अब पता नहीं आपके अंदर कौन सा भूत घुस गया जो लड़ते रहते हो। कुणाल ने अपना मुंह बना लिया और चुपचाप बैठ गया। वही राज कुणाल की गोद में बैठकर उसके गले में अपने हाथ डालते हुए बोला, लगता है आप लोग बहुत पहले से ही नहीं बल्कि बचपन से एक दूसरे को जानते हो। राज ने इतना कहकर विनय की तरफ इशारा किया। कुणाल राज की कमर पे हाथ रखकर बोला, सही कहा तुमने, मैं इस विनय को तब से जानता हूँ जब यह चड्डी बनियान में घूमता था। इतना कहकर वह हंसने लगा। वही विनय गुस्से से कुणाल को पीटने लगा। यह देखा अर्जुन ने दोनों को अलग करते हुए कहा, इसमें गलत क्या है, बचपन में तो सभी चड्डी बनियान में घूमते हैं। कुणाल एक हाथ से राज के बालों में हाथ फेरते हुए बोला, जब मैं इससे मिला था तब यह लगभग 13 साल का रहा होगा या फिर शायद 9 साल का था, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, मगर ये कैसे बच्चों की तरह रो रहा था क्योंकि इसे इसके घर वालों ने घर से निकाल दिया था। और मैं भी अपने डैड से परेशान होकर वही सड़कों पर घूम रहा था क्योंकि मेरे डैड भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते थे। अर्जुन हैरान होकर बोला, पर क्यों, तुम्हारे डैड क्यों तुम्हें पसंद नहीं करते? तुम्हें सड़कों पर घूमने की जरूरत ही नहीं थी, मिस्टर सिंघानिया के पास इतना पैसा है, आ जाते इनके पास, आखिर वो अकेले इतने पैसों का करेंगे क्या? कुणाल गहरी सांस लेकर बोला, सच कहूं तो नानू को मेरी स्थिति के बारे में पता ही नहीं था, पर जब पता चला तो मैंने ही मना कर दिया कि मुझे उनकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद के दम पर कुछ करना चाहता हूं। मुझे हमेशा जलन होती थी कायरा से, क्योंकि मेरे डैड उसे और उसकी माँ की हमेशा फिक्र करते थे, पर मेरी नहीं। वह आगे कुछ बोलता उससे पहले ही जिम्मी दनाते हुए घर के अंदर से आया और राज को कुणाल से अलग करते हुए बोला, कमीनो जरा शर्म कर लो, खुलेआम रोमांस कर रहे हो और तुम्हें इसकी गोद में बैठकर मजा आ रहा। इतना कहकर वो कुणाल की तरफ मुड़कर बोला, और तुम क्या उसकी कमर पर हाथ रखे उसके बालों को सहला रहे हो? अगर तुम्हारी बीवी ने देख लिया ना तो गलत ही समझेगी, तुम्हारा सारा रोमांस धरा का धरा रह जाएगा। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी बॉयज का ध्यान कुणाल और राज की तरफ गया। अभी राज को मारते हुए बोला, मैं तो रानी को बताऊंगा तेरे हरकतों के बारे में, आजकल लगता है तुम्हें लड़के पसंद आने लगे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज ऐसा राज बोल ही रहा था कि तभी वहां आरव और वीर आ गए। उन्हें देख अर्जुन हंसते हुए बोला, अब क्या तुम्हारी बीवी ने भी यही डेरा डाला है? आरव और वीर मुंह बनाकर वहीं बैठ गए। जिम्मी उन सभी को देखकर एटीट्यूड से बोला, तुम सब भिखारी, सुन कान खोलकर, अपने लिए भिखारी शब्द सुनकर सब उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगे। तो विक्की खुद को संभालते हुए बोला, मेरा मतलब ऐसा दादाजी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि बाहर कुछ भिखारी आए हैं, उन्हें दान दक्षिणा दे आओ ताकि वह लोग यहाँ से जा सके। इतना कहकर उसने सभी के हाथ में 1-1 रुपया रखा और वहां से चला गया। सभी बॉयज अपने हाथ में पकड़े 1 रुपये के सिक्के को देख रहे थे। कुणाल चिल्लाते हुए बोला, यह बुढ़ा खुद को समझता क्या है? आरव उसे शांत करा के खुद बोला, चुप कर, वो बुढ़ा तेरा नाना है और हमारा दुश्मन। वीर पूरे घर को स्कैन करते हुए बोला, चाहे जो हो, घर के अंदर तो हमें घुसना होगा, सो भाई लोग तैयार हो जाओ। अगर सीधा गेट से अंदर नहीं जाने देंगे तो पीछे से जाएंगे, पीछे से नहीं तो ऊपर से, अगर तब भी नहीं जा पाए तो नीचे सुरंग बनाकर जाएंगे, पर जाएंगे जरूर। उसकी बात सुनकर सभी बॉयज के अंदर हिम्मत आ गई और सब एक साथ बोले, वीर महाराज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। वही घर के अंदर सभी गर्ल्स खिड़की से बॉयज को ही देख रही थी। सोना उन सबको घूरते हुए बोली, कुछ तो इनके दिमाग में चल रहा, हमें भी चौकन्ना रहना होगा, चाहे जो हो जाए, यह सब घुस ना पाए अंदर। सभी गर्ल्स ने अपना सर हाँ में हिला दिया तो आदि सोचते हुए बोला, और मम्मा मैं भी तो बॉय हूँ, क्या आप मुझे भी निकाल दोगे?
रानी उसको गोद में लेकर बोली, अरे नहीं आदि, तुम तो हमारे प्रिंस हो। विनी और खुशी भी चहकते हुए बोली, वह भी स्वीट हार्ट वाले प्रिंस। वही लिटिल अवनी काफी परेशान थी क्योंकि उसे अभी पता चला था कल कॉलेज में उसका इंग्लिश का टेस्ट है। वो पढ़ने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे डर अपने लिए नहीं बल्कि जिम्मी के लिए लग रहा था, क्योंकि कल लिटिल अवनी जिम्मी को अपने साथ ले जाने वाली थी और जिम्मी को इंग्लिश का ए तक नहीं आता। कंटिन्यू आगे जानने के लिए बने रहे। मिस्टर राजवंश शाम को सिंह मेशन गए थे, लेकिन नीरज जी ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया, उन्हें बाहर से ही वापस भेज दिया। अगली सुबह लिटिल अवनी तैयार होकर जिम्मी के साथ कॉलेज पहुंच गई थी। मानव ने उसकी सेफ्टी के लिए कई सारे सीक्रेट गार्ड्स रखे थे जो छुपकर उसकी रक्षा करेंगे। वही आरव खुशी को भी कॉलेज छोड़कर वहां से चला गया। खुशी को देखते ही लिटिल अवनी खुश हो गई। वो नाराजगी से बोली, खुशी तुम इतने दिन से कॉलेज क्यों नहीं आई? खुशी मुंह बनाकर बोली, तुम्हें पता है ना, मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। कितनी मुश्किल से रो रो कर सैया को मनाया था मैंने। वह दोनों बातें करते करते ही कॉलेज के अंदर जाने लगी और जिम्मी उन दोनों के पीछे। उसने भी बिल्कुल स्टूडेंट जैसे कपड़े पहने हुए थे और एक बैग भी लिया हुआ था। वह लिटिल अवनी के साथ उसके क्लास में ही बैठने वाला था, क्योंकि अभी और राज तो मिस्टर सिंघानिया के यहाँ बिजी थे, क्योंकि उनकी बीवियों ने उनसे मिलने से मना कर दिया और वह उन्हें मना रहे। जिम्मी गुनगुनाते हुए लिटिल अवनी और खुशी के पीछे पीछे चल रहा था। खुशी बातों में इतना बिजी थी कि उसने यान ही नहीं दिया। उसके बगल से एक लड़का गुजर रहा जिसके हाथ में जूस था। खुशी बातें करने में काफी बिजी थी, मगर जैसे ही उसने अपना हाथ हवा में लहराया, वही जो लड़का खुशी के बगल से गुजर रहा था, खुशी का हाथ सीधा उसके जूस में लगा और जूस उड़ते हुए सीधा मैथ्स के टीचर के सर पर जा गिरा। सब बच्चे यह देखकर हैरान थे, पर खुशी और लिटिल अवनी को क्या ही लेना देना, वह दोनों तो अपने में ही मांगन थी। खुशी मुंह बनाकर बोली, आज तो हमारा टेस्ट भी है, पता नहीं क्या होगा। लिटिल अवनी हाँ में हाँ मिलाकर बोली, हमारे इंग्लिश का टेस्ट है। फिर से लिटिल अवनी को उस सरे हुए प्रोफेसर की शक्ल देखना पड़ेगा। इतना कहकर उसने गुस्से से सामने पड़े पत्थर को जोर से किक मारी और वह पत्थर सीधा सामने से आ रहे प्रिंसिपल के सर पर लगी। यह देख वह मौजूद सभी लोग एक बार फिर से हैरान हो गए। इस बार लिटिल अवनी, खुशी और जिम्मी भी हैरान थे। लिटिल अवनी ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली। हर बार उसकी किस्मत ही क्यों खराब होती है कि उसके कारण किसी ना किसी टीचर की बैंड बच ही जाती है। खुशी भी प्रिंसिपल सर को देखकर घबरा गई। उसने देखा प्रिंसिपल सर के माथे से थोड़ा खून बह रहा। उसने तुरंत अपनी बोतल निकाली और सारा पानी प्रिंसिपल सर के चेहरे पर डालते हुए बोली, सर अभी मैं खून साफ कर देती हूँ, आप चिंता मत करिए। इतना कहकर उसने अपनी सारी बोतल खाली कर दी। बेचारी ने ध्यान ही नहीं दिया, उसके बोतल से पानी नहीं कोल्ड ड्रिंक गिर रही थी। इसका एहसास होते ही खुशी अपने दांत दिखाते हुए बोली, मुझे ये बहुत पसंद है ना, इसलिए रखा था। फीकी हंसी हंसते हुए वो लिटिल अवनी के पास भाग गई। खुशी ने देखा एक मक्खी उसके बगल में खड़े लड़के के चेहरे पर बार बार बैठ रही थी। उसने आओ ना देखा नताव उस मक्खी को पकड़ने के लिए एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के को जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि एक बार फिर सब हैरान हो गए। वह लड़का गुस्से से खुशी को देखते हुए चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? द विशाल को मारने की? जी हाँ, ये और कोई नहीं, विशाल है, जिया का भाई है, जो लिटिल अवनी से शादी की बात करने मानव के पास गया था। वीर और आरव ने इसे खूब पीटा था, बेचारा अभी भी ठीक से चल नहीं पा रहा था। खुशी हैरान होकर बोली, मैंने कब तुझे मारा? मैंने तो उस मक्खी को मारा जो तुम्हारे गाल पर बैठी थी। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। इतना कहकर वो पीछे मुड़ी और जैसे ही उसने अपने बाल झटकने के लिए अपना हाथ पीछे किया, बदकिस्मती से उसका हाथ सीधा जाकर विशाल के मुंह पर लगा। विशाल तो वैसे भी नहीं चल पा रहा था ठीक से, इसलिए वह लड़खड़ाते हुए सीधा जमीन पर गिर पड़ा। खुशी को कहा इससे फर्क पड़ने वाला था। उसने लिटिल अवनी से कहा, चलो लिटिल अवनी हम चलते हैं, हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। लिटिल अवनी भी अपना सर हिलाकर अंदर जाने लगी। उन दोनों को डर था कहीं कोई उन्हें रोक न ले, इसलिए दोनों भागते हुए सीधा क्लास के अंदर आ गई। जिम्मी भी अपने होश में वापस आया और उनके पीछे भाग गया। बाकी सबको तो कुछ समझ ही नहीं आया आखिर यह हुआ क्या था। कुछ देर बाद सभी बच्चे क्लासरूम में बैठे थे, तभी इंग्लिश के प्रोफेसर क्लास में आकर सभी बच्चों से बोले, बच्चों आज मैं इंग्लिश का ओरल टेस्ट लूंगा, थ्योरी बाद में लूंगा, तो मैं कुछ चीजें हिंदी में बोलूंगा और आप सबको उसे इंग्लिश में रिपीट करना होगा। आप सबको जो भी पूछना है इंग्लिश में ही पूछिएगा। सभी बच्चों ने जोर से कहा, ओके सर। जिम्मी अपने बालों में हाथ फेरते हुए लिटिल अवनी से बोला, अरे यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बचपन में मैंने खूब ABCD पढ़ी है। इतना कहकर वह घमंड से मुस्कुराने लगा। प्रोफेसर ने बारी बारी से सभी बच्चों का ओरल टेस्ट लिया।
सभी बच्चों ने अच्छे से इंग्लिश में उनसे बात की। कुछ बच्चों में थोड़ी थोड़ी कमियां थी जिन्हें इग्नोर किया जा सकता है। तभी जिम्मी को वॉशरूम लगी। वह खड़ा होकर बोला, सर मुझसे वॉशरूम जाना है। प्रोफेसर उसे गुस्से से घूरते हुए बोले, क्या मैंने नहीं कहा मेरी क्लास में सिर्फ इंग्लिश बोलो? अगर तुम्हें जाना है तो इंग्लिश में बोलो। जिम्मी कुछ देर प्रोफेसर को देखता रहा, फिर अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद वह प्रोफेसर से बोला, सर मैं आई ड्रिंक इन वॉशरूम। उसकी इंग्लिश सुनकर प्रोफेसर अपनी सीट से जमीन पर गिर पड़े। यह देख सभी बच्चे हंसने लगे। लिटिल अवनी और खुशी जिम्मी को देख रही थी। फिर वह दोनों भी जोर जोर से हंसने लगी। जिम्मी सभी को इग्नोर करके एक बार फिर से बोला, सर मैं आई ड्रिंक इन वॉशरूम। आई एम वेरी गुड इंग्लिश स्टूडेंट एंड इंग्लिश कमिंग टू मी वेरी गुर। आई एम वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट लड़का। प्रोफेसर जल्दी से सीट से उठे और होश में आते हुए बोले, यह तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? अगर नहीं आती तो इस कॉलेज में नाम क्यों लिखाया है? जिम्मी को भी गुस्सा आ गया। वह गुस्से से बोला, आई एम कमिंग इंग्लिश, यू डोंट कम इन इंग्लिश। बुररे, आई स्पीक इंग्लिश नोट हिंदी, यू नॉट दिखिंग एंड सुनाई। उसकी ऐसी इंग्लिश सुनकर प्रोफेसर का सर चकराने लगा। वही सभी बच्चे अपनी आंखें फाड़कर जिम्मी को देख रहे थे। जिम्मी ने जब सभी को खुद को घूरते देखा तो उसे लग रहा था सब उसकी इंग्लिश सुनकर उस पर फ्लैट हो गए। वह बड़े ही घमंड में आ चुका था। उसने प्रोफेसर से कहा, सर मुझे इंग्लिश में शायरी भी आती है, सुनाओ। या इतना कहकर उसने अपना गला साफ किया और अपने एक हाथ को कमर पर रखकर दूसरे हाथ को टेबल पर रखकर शायरी सुनाना शुरू किया। द जनाजा ऑफ आशिक इस निकला फ्रॉम द गली ऑफ महबूबा विद वेरी जोर शोर, द महबूबा झाकिंग फ्रॉम द डोर एंड। वह इसके आगे कुछ बोल पाता तभी प्रोफेसर गुस्से से बोलेंगे, जस्ट शट अप, अपनी यह बकवास इंग्लिश बंद करो। ऐसी इंग्लिश आगे मैंने और सुनी तो मैं यही खड़े खड़े मर जाऊंगा। जिम्मी को यह सब सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था उसने प्रोफेसर से भी ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोली। इसलिए प्रोफेसर को खुद पर ही शर्मिंदगी हो रही कि कोई उनसे अच्छा इंग्लिश कैसे बोल सकता है। जिम्मी के अंदर और ज्यादा एटीट्यूड आ गया। उसने बड़े एटीट्यूड से कहा, प्लीज आंसर मी, एम ड्रिंकिंग फ्रॉम वॉशरूम, प्लीज फास्ट आंसर, आई डोंट कंट्रोल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मेरी इंग्लिश नहीं समझ पा रहे? प्रोफेसर अब और जिम्मी के मुंह नहीं लगना चाहते थे। उन्होंने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए उसे जाने को कहा, ठीक है जाओ यहाँ से, और हाँ आज के बाद मेरे सामने कभी इंग्लिश मत बोलना, मेरे सामने ही नहीं किसी के सामने मत बोलना। इतना कहकर उन्होंने अपने सर पर हाथ रख लिया। प्रोफेसर यही सोच रहे थे, आज तक उन्होंने ऐसा स्टूडेंट कभी नहीं देखा जो ऐसे इंग्लिश बोलता हो। वही जिम्मी बड़े ही एटीट्यूड के साथ बाहर जाते हुए प्रोफेसर से बोला, मुझे पता है मैं बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ एंड यू खुद पर सेम फील हो रहा कि मुझे योर से ज्यादा इंग्लिश कमिंग है, पर यू डोंट पैनिक, दिस इंसिडेंट एम नॉट आस्किंग एवरीवन ओके। इतना कहकर वह बाहर निकल गया। वही लिटिल अवनी और खुशी एक दूसरे को देखने लगी। पूरी क्लास जिम्मी के जाने के बाद जोर जोर से हंसने लगी। लिटिल अवनी अपने सर पर हाथ रखकर बोली, मुझे पता था जिम्मी भाई के साथ कुछ ऐसा ही होगा, पर अभी भी हो कितने घमंड से घूम रहे हैं। खुशी हंसते हुए बोली, उन्हें लग रहा है कि वह टीचर से भी ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। हाँ, यह कितना अच्छा बड़ा और जोक है। वही दूसरी तरफ वकील विवेक जी ने मिस्टर मित्तल के खिलाफ केस कर दिया। उन्होंने पुलिस को सभी सबूत दे दिए हैं जिसमें साफ प्रूफ हो रहा था कि मिस्टर मित्तल काले धंधे करते हैं। मिस्टर विवेक एक जाने माने वकील है। उन्हें यह चीज काफी इंसल्टिंग लगी थी कि मिस्टर मित्तल, जिनकी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है, उन्होंने उनका कॉलर पकड़ा। कुछ ही समय में यह बात पूरे शहर में फैल गई कि मिस्टर मित्तल काले धंध करते हैं। न सिर्फ वो ड्रग्स बेचते हैं बल्कि वह लड़कियों का भी धंधा करते हैं। जल्दी पुलिस भी पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आई। इस बीच वो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते रहे, पर उनकी हर एक कोशिश नाकाम हो गई। मिस्टर मित्तल जेल के अंदर से चिल्लाए, इंस्पेक्टर मैंने कुछ नहीं किया है, मैं एक सीधा साधा इंसान हूं जो जनता की सेवा करता है। यह सब उस घटिया वकील ने किया है। इंस्पेक्टर जो कब से उसकी बकवास सुन रहा था, उसने डंडा दीवार पर मारते हुए कहा, हर क्रिमिनल ऐसा ही बोलता है। भला दुनिया के मशहूर वकील मिस्टर विवेक को क्या ही पड़ा है कि वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। हमारे पास वीडियो भी है जिसमें आपने उनका कॉल अभी पकड़ा था और उन्हें धमकी दे रहे थे। बहुत देखे तुम जैसे अमीर पर, अब हाथ लगे हो मेरे, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगा। तभी पुलिस स्टेशन के अंदर मित्तल फैमिली आ गई, जिसे देखते ही मिस्टर मित्तल को थोड़ी राहत मिली। वही सिंघानिया हाउस, सभी बॉयज तिगरम लगा रहे थे कि घर के अंदर कैसे जाएं, क्योंकि वह रात को भी नहीं जा पाए थे।
वीर और आरव को तो काम था इसलिए वह चले गए। अर्जुन सभी को देखते हुए बोला, हमारी इज्जत तो यहाँ भिखारी जैसे भी नहीं है। चलो पहले ऑफिस का काम करते हैं, फिर शाम को आएंगे। शाम को भी इन सब ने हमें खिचड़ी खाने को दिया था, वह भी पतरी में। राज घर को देखते हुए बोला, मैं तो सबसे पहले जाकर होटल में खूब धुसूंगा और पैक भी करा लूंगा ताकि आज रात को भूखा न रहना पड़े। उसके बाद सभी अपने अपने काम से वहां से निकल गए। मिस्टर सिंघानिया ने बेचारे को खूब परेशान किया। उन्होंने उन सब को घर के अंदर नहीं घुसने दिया और रात को भी जितना खाना एक इंसान खाता है उतनी खिचड़ी 3 लोगों को दिया। बेचारों का पेट भी नहीं भर पाया, ऊपर से रात भर मच्छर काटते रहे अलग। वही मानव इस वक्त एक डरावनी हवेली के सामने खड़ा था। इस हवेली में मानव कई बार आ चुका था, उसके साथ वीर और आरव भी थे और हवेली के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, साथ में लकी की भी दहाड़ने की आवाज। कंटिन्यू प्लीज कमेंट करें। पूरे दिन कॉलेज में लिटिल अवनी और खुशी जिम्मी की फालतू की इंग्लिश सुन सुनकर परेशान हो गई थी। लिटिल अवनी ने मानव को कॉल किया और रोनी सूरत बनाकर बोली, हब्बी बचाओ, जिम्मी भैया ने परेशान कर दिया है। दूसरी तरफ से मानव लिटिल अवनी की बात सुनकर परेशान हो गया। वह जल्दी से बोला, क्या हुआ बेबी, क्या किया जिम्मी ने? अच्छा एक काम करो, आप ड्राइवर से बोलो वह आपको मेरे ऑफिस लेकर आ जाएगा। ओके। लिटिल अवनी अपने बगल में खड़ी खुशी को देखकर बोली, पर हब्बी क्या आरव भैया भी है, मैं खुशी को लेकर आ जाऊं? मानव ने परमिशन दे दी। दोनों खुशी खुशी ऑफिस के लिए ड्राइवर के साथ निकल गए। वही जिम्मी दूसरी कार से सिंघानिया विला चला गया। लिटिल अवनी गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा हुआ जिम्मी भैया चले गए। फिर दुनिया जहान की मासूमियत अपने चेहरे पर लाती हुई बोली, वरना लिटिल अवनी पागल हो जाती। खुशी लिटिल अवनी को देखते हुए बोली, मैं तो सैया को खूब परेशान करूंगी, मुझे भी देखना है वह ऑफिस में क्या ही काम करते हैं जो हमेशा घमंड में घूमते हैं। इतना कहकर उसने अपने बाल झटक दिया। लिटिल अवनी उसे देखकर बोली, अरे वह लोग कोई काम नहीं करते, बस सभी को बेवकूफ बनाते हैं। हब्बी को देखो, सबको बस आर्डर देते हैं। और फिर मानव की नकल उतारते हुए बोली, आरव यह काम हो जाना चाहिए वरना तुम जानते नहीं हो मानव राजवंश क्या कर सकता है। इतना कहकर वह और खुशी हंसने लगी। वही ड्राइवर हैरान था दोनों की बातें और एक्टिंग देखकर, क्योंकि यह ड्राइवर नया था इसलिए उसे लिटिल अवनी के बारे में कुछ नहीं पता था कि उसने जो अभी देखा है वह तो बस ट्रेलर था। ड्राइवर ने अपना सर झटका और सारा फोकस गाड़ी चलाने में लगा दिया। थोड़ी देर में मानव का ऑफिस आ गया। वही दूसरी तरफ लिटिल अवनी से बात करने के बाद मानव भागते हुए उस खंडहर हवेली से निकला और कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। लिटिल अवनी और खुशी ऑफिस के अंदर घुसते ही सबको परेशान करना शुरू कर दिया। एक लड़की अपने लिए कॉफी लेकर अपने डेस्क पर बैठी थी। लिटिल अवनी उसके हाथ से कॉफी लेकर पीते हुए बोली, आंटी यह तो बहुत टेस्टी है, आप जाकर दूसरा ले लोगे? इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। वही वह एम्प्लॉय अपना मुंह खोले उसे देखती रह गई। भला वह कहाँ से आंटी लगती है, वह अभी सिर्फ 25 की तो है। ये सब सोचते ही उसने अपना मुंह फुला लिया। खुशी शिकायत करते हुए बोली, लिटिल अवनी तुम्हें तो मिल गई, मुझे अभी कुछ नहीं मिला। उसने इतना कहा कि तभी उसने देखा एक लड़का अपने हाथ में चिप्स लेकर उसी की तरफ से ही आ रहा। ये देख वो भागते हुए उस लड़के के पास गई और उसके हाथ से चिप्स लेकर बोली, अंकल आप कैंटीन से दूसरा ले लो, इसे मुझे दे दो प्लीज, मैं सैया से कहकर आपको पैसे दिला दूंगी, पर अभी तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। इतना कह वो लिटिल अवनी के पास आई और दोनों मिलकर चिप्स खाने लगी। वो लड़का बस देखता ही रह गया, उसे समझ नहीं आया अभी हुआ क्या है। इन दोनों की हरकतों को वो अच्छे से जानता था। बेचारा मायूस होकर दोबारा कैंटीन की तरफ चला गया। मानव अभी ऑफिस नहीं पहुंचा था। इस बात का फायदा दोनों खूब उठा रही थी। लिटिल अवनी एक एम्प्लॉय का चश्मा छीनकर खुद पहनते हुए मानव की एक्टिंग करके सबसे बोली, अपना काम ढंग से करो, अगर नहीं कर सकते हो तो मेरे ऑफिस से अभी के अभी निकल जाओ। मानव राजवंश को ऐसे आलसी एम्प्लॉयर्स पसंद नहीं। सभी अप्लाई उसकी एक्टिंग देखकर मन ही मन हंस रहे थे। वह बिल्कुल सीरियस फेस बनाकर मानव की तरह ही बोल रही थी। खुशी आरव की एक्टिंग करते हुए अपना सर झुकाकर लिटिल अवनी से बोली, बॉस हमारी मीटिंग है दोपहर के 3 बजे, हमें चलना चाहिए, मिसेज गुप्ता हमारा इंतजार कर रही होगी। लिटिल अवनी मानव की तरह ही एक्टिंग करते हुए आगे बोली, ठीक है मीटिंग की तैयारी करो। इतना कहकर वो एटीट्यूड से मानव के केबिन की तरफ चली गई। खुशी भी उसके पीछे चली गई। उन दोनों के जाने के बाद सभी एम्प्लॉय हंसने लगे। तभी एक डरावनी आवाज उन सभी के कानों में पड़ी, यह क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या तुम सब इतने खाली हो? यह डरावनी आवाज किसी और की नहीं मानव की थी, जो बिना किसी भाव के गुस्से में सभी को देख रहा था।
मानव अभी अभी ही आया था और उसने खुशी और लिटिल अवनी को जब उसकी और आरव की एक्टिंग करते देखा तो वह और आरव बीच रास्ते में ही खड़े हो गए और उन्हें घूर के देखने लगे। सभी लोग डरकर अपना काम करने लगे। मानव और आरव ने केबिन के अंदर जाकर देखा तो लिटिल अवनी मानव की चेयर पर बैठकर एक फाइल उठाकर कुछ पढ़ रही थी। वह अपनी आंखें मलते हुए फाइल को दोबारा देखते हुए बोली, यह क्या लिखा है? मानव तुरंत उसके हाथ से फाइल छीनते हुए बोला, कुछ नहीं है। फिर नरम आवाज में बोला, क्या आपने कुछ खाया? बेबी आपको भूख लगी होगी ना, चलो हम बाहर कुछ खाने चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ दो लड़कियां जिन्होंने खूब सारा मेकअप लगाया हुआ था वह मानव के ऑफिसर में घुसते ही एटीट्यूड से बोली, डैड ने हमें कहाँ फंसा दिया? अरे अगर उन्हें मीटिंग करनी थी तो खुद आते, हमें क्यों भेजा यहाँ? दूसरी लड़की हाँ में हाँ मिलाकर बोली, तुम सही कह रही हो, ऊपर से नीरज अंकल, उन्होंने भी हमें यहाँ भेज दिया। नीरज अंकल और डैड एक ही जैसे है। दोनों बात करते करते मानव के कैबिन की तरफ जाने लगी। तभी मानव, आरव, लिटिल अवनी और खुशी कैबिन से निकलकर बाहर की तरफ जाने लगे, मगर रास्ते में ही उन दोनों लड़कियों की नज़र उन पर पड़ गई। निशा तेज आवाज में चिल्लाई, मानव, आरव। उनकी आवाज सुनकर मानव और आरव ने उनकी तरफ देखा तो दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनकी बीवियां उनकी स्माइल देखकर उन्हें गुस्से से घूर रही थी। ये निशा और मिशा दोनों जुड़वा बहनें हैं और यह नीरज जी के बचपन के दोस्त है। मानव, आरव, वीर, अर्जुन, अभी, राज इन दोनों बहनों को बचपन से जानते हैं। यह अभी अभी लंदन से पढ़ाई करके वापस आई है। दोनों ही बचपन से मानव और आरव को पसंद करती है, पर इन्हें अभी तक दोनों की शादी के बारे में नहीं पता चला है। वहीं नीरज जी को यह बात अच्छे से पता थी। वह बेचारे दोनों लड़कों का बैंड बजाने के लिए निशा और मिशा को यहाँ भेज दिया। निशा थोड़ा शर्माते हुए मानव से बोली, मानव मुझे लगा नहीं था तुम मुझे यह मिलोगे। वह मिशा जो अभी तक शांत थी वो आरव से बोली, आरव आप भी यहीं पर हो, मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर। वही लिटिल अवनी और खुशी अपनी एक आईब्रो ऊपर करके दोनों लड़कियों को ऊपर से नीचे तक स्कैन रही थी, जैसे बहुत बड़े दुश्मन को देख रही हो। लिटिल अवनी धीरे से मानव के कान में बोली, हब्बी यह आंटी कौन है? आंटी शब्द उसने कुछ ज्यादा ही तेज बोला था, जिसे सुन निशा और मिशा घूर कर लिटिल अवनी को देखने लगी। मानव हंसते हुए बोला, बेबी ये विश्वास अंकल की बेटी है, आप इन्हें आंटी मत बोलो, आपने दी बोलो। मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी के तन बदन में तो आग लग गई। उसका मन कर रहा था कि वह मानव का सर फोड़ दे, पर उसने भी मन में ठान लिया था वह तो आंटी ही बोलेगी। वही खुशी ने जब देखा आरव एक टक निशा को देख रहा तो उसके अंदर का भी गुस्सा बरने लगा। वह लिटिल अवनी से बोली, यह चुड़ैल कौन है जो मेरे पार्सल पर हक जमाने आई है? निशा और मिशा चलते हुए मानव और आरव के पास आई। निशा खुश होकर बोली, मानव मैं इतने सालों बाद इंडिया आए हूँ, क्या तुम मुझे घुमाने नहीं ले चलोगे? मैंने तो ढंग से इंडिया भी नहीं देखा। लिटिल अवनी चिढ़ते हुए बोली, क्यों तुम्हें हबी के गोद में चढ़कर घूमना है? निशा इतनी खुश थी कि उसने हब्बी शब्द पर ध्यान ही नहीं दिया। वह मानव से आगे बोली, क्या हम डिनर पर चले? वैसे तो डैड ने मीटिंग के लिए भेजा है, पर मीटिंग भी तो तुम ही से करना है, हम वहीं पर साथ में मीटिंग कर लेंगे। मिशा भी कहाँ कम थी, वह भी आरव से बोली, चलिए ना, मीटिंग करते करते साथ में बात भी कर लेंगे। वही खुशी और लिटिल अवनी जो इतनी जल रही थी, इन दोनों लड़कियों का ही नहीं बल्कि साथ में आरव और मानव भी सर फोड़ने का मन कर रहा था। मानव और आरव की तो हालत खराब हो रही थी। उन दोनों ने अपनी तिरछी निगाहों से अपनी अपनी बीवी को देखा जो गुस्से से उन्हें ही देख रही थी। फिर मानव सिचुएशन को थोड़ा हल्का करने के लिए बोला, निशा हम तो वैसे ही रेस्टोरेंट जा रहे थे, तुम भी हमारे साथ चलो। यह सुनकर निशा बहुत खुश हो गई और थोड़ी शर्मा गई। मिशा चहकते हुए आरव का हाथ पकड़कर बोली, हाँ चलो चलते हैं। मानव को अंदाजा नहीं था कि उसके सिचुएशन संभालने के चक्कर में अपनी वाइफ को और नाराज कर दिया। खुशी ने जोर से आरव के पैर पर दे मारा। आह! आरव दर्द से चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगे। तभी निशा और मिशा का ध्यान लिटिल अवनी और खुशी पर गया। उन दोनों को ही ऊपर से नीचे तक देखते हुए निशा मानव से बोली, मान यह दोनों कौन है? निशा के मानव को मान बोलने से लिटिल अवनी के अंदर का शैतान जागने लगा, जिसे उसने कुछ वक्त से शांत रखा था। वह कुछ बोलती उससे पहले ही मानव बोला, यह लिटिल अवनी है, नीरज डैड की बेटी। निशा और मिशा अजीब सा चेहरा बनाकर बोली, अच्छा तो यह बात है। वही लिटिल अवनी का मन कर रहा था वह मानव का खून कर दे। वो मन में बोली, नीरज डैडी की बेटी हु है, बड़े आए हब्बी, क्या ये नहीं बोल सकते थे कि मैं आपकी प्यारी सी भोली सी लिटिल वाइफ हूँ? अगर ऐसा बोल देते तो आपको इस लड़की के साथ फ्लर्ट करने का मौका कैसे मिलता है? यह तो डैडी के प्यारे दोस्त की बेटी है,
मैं कुछ कर भी नहीं सकती। पर क्या हुआ, हब्बी के तो हाथ पैर अच्छे से तोड़ सकती हूँ, या फिर पहले वाली भोली भाली ना समझ लिटिल अवनी बनकर तो इन दोनों लड़कियों को परेशान कर ही सकती हूँ। यह सब सोचते ही उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वही खुशी बहुत देर से ही आरव के हाथ को देख रही थी, जिसे मिशा ने पकड़ा था। उसने इसलिए ही गुस्से से आरव को किक मारी थी। निशा आरव के चेहरे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ बेबी, आपको कहीं दर्द हो रहा? आरव ने तुरंत उसको दूर कर दिया और थोड़ा पीछे होकर बोला, मैं ठीक हूँ, तुम अपना देखो और मुझसे चिपको नहीं। मिशा अदा से बोली, आरव बेबी, तुम्हारी यही अदा तो मुझे पसंद है, तुम कितने साफ दिल के हो। खुशी का चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा। उसने अपनी मुट्ठी बंद करी हुई थी। वह मन में बोली, इन दोनों वायरस पर मैं ऐसा सैनिटाइजर मारूंगी कि एक बार में ही गायब हो जाएंगी। और सैया को तो घर जाकर देखती हूँ, बड़े हाथ वात पकड़े जा रहे हैं। इनको तो आज मैं घर का बाथरूम साफ करवा दूंगी और वही बंद कर दूंगी। आरव और मानव दोनों लड़कियों को बस दोस्त और बहन जैसे ही मानते थे, पर निशा और निशा ऐसा नहीं सोचती थी। वह चारों ही अपनी मीटिंग के साथ साथ खाना खाने के लिए ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट चले गए। खुशी और लिटिल अवनी ने पहले ही मना कर दिया कि वो अब नहीं जाएंगी, तो मानव अपने मैनेजर से दोनों का ध्यान रखने को बोलकर मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट चला गया। लेकिन लिटिल अवनी और खुशी जासूसी करने के लिए छुप छुप के उनके पीछे चले गए। इस बारे में चारों में से किसी को खबर नहीं थी, पर बेचारा मैनेजर फंस गया, क्योंकि वो दोनों उसे भी अपने साथ ले गई। कंटिन्यू। लिटिल अवनी, खुशी और मैनेजर चुपके से रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए। उस रेस्टोरेंट में मानव का एक प्राइवेट रूम भी था, लेकिन निशा ने वहां जाने से मना कर दिया, इसलिए वह लोग प्राइवेट रूम में ना जाकर बाहर ही बैठे थे। उनके ठीक पीछे वाली टेबल पर लिटिल अवनी, खुशी और मैनेजर बैठे थे। लिटिल अवनी और खुशी ने खुद का चेहरा मेन्यू कार्ड से छुप लिया, फिर मैनेजर का फ़ोन मांगा और उसमें खुद को कॉल करके अपने फ़ोन में रिसीव किया और मैनेजर का फ़ोन फर्श पर रखकर मानव के टेबल के नीचे सरका दिया, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चला। अब लिटिल अवनी उन सब की सारी बातें आराम से सुन सकती थी। खुशी और लिटिल अवनी अपना कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। वहीं निशा मानव से बोली, मानव, यह मीटिंग वीटिंग तो चलती रहेगी, हम कुछ और बातें करते हैं। मानव एक्सप्रेशन लेस चेहरे से बोला, मेरा एक एक वक्त मेरे लिए बहुत कीमती है, अगर तुम्हें कुछ और ही बातें करनी है तो प्लीज़ दोबारा से मेरे ऑफिस आकर मेरा टाइम वेस्ट मत करना। मानव का जवाब सुनकर लिटिल अवनी और खुशी खुश हो गई। खुशी ने खुश होकर अपना हाथों से टेबल मार दिया। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसने मैनेजर के हाथ पर मार दिया। बेचारा मैनेजर को बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी वह मुंह से आवाज नहीं निकल पाया, क्योंकि लिटिल अवनी ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया था। वह मैनेजर को डांटते हुए धीरे से बोली, आप क्या कर रहे हो? अगर हब्बी को पता चला है कि हम सब उनकी जासूसी रहे तो मैं बोल दूंगी यह सब आपका प्लान था। मैनेजर शौक होकर उसे देखने लगा। लिटिल अवनी उसे लालच देते हुए बोली, आप हम लोग का साथ देते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, इसकी गारंटी लिटिल अवनी आपको देती है। मैनेजर खुश हो गया, यस मैडम, आप जो कहेंगी मैं करूंगा। ठीक है, आज के बाद अगर यह दोनों मिशा आंटी ऑफिस आए तो आप हमें बताना। वही मिशा आरव को देखते हुए थोड़ा शर्माते हुए बोली, आप पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हैं, वैसे आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? उसका सवाल सुनकर आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अजीब नजरों से उसे देख रहा था, पर उसका सारा ध्यान तो अपने फोन में था। वही खुशी की छोटी हो गई। वो मिशा की बात सुनकर निशा मेन्यू उठाकर मानव को देते हुए बोली, मानव पहले तुम करो, तुम्हें पता है ना मैं वही खाऊंगी जो तुम खाओगे। मानव ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और 2-3 डिश ऑर्डर कर दिया। उसके बाद मिशा भी आरव से बोली, तुम जो बोलोगे वही मैं भी खाऊंगी। आरव ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने वेटर से कहा, जो बॉस ने कहा है वही लेकर आओ। उनकी बात सुनकर लिटिल अवनी अपना मुंह बनाकर बोली, जो मानव खाएगा वही मैं भी खाऊंगी। मानव शहर खाएगा तो वह भी खाएगी, चुड़ैल कही की। और ये हब्बी यहाँ मीटिंग करने आए हैं या लंच डेट पर? निशा नाराज होकर मानव से बोली, मान, तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हो? तुम चुप चुप यूं हो, मुझे पता है तुम बचपन से ऐसे थे, पर प्लीज मेरे सामने तो बोलो। मानव निशा को देखने लगा, क्योंकि अक्सर वो केवल लिटिल अवनी के सामने ही ज्यादा बोलता था। फिर उसे इन लोग से बातें करने में थोड़ा अजीब लग रहा। निशा ने अचानक मानव का हाथ पकड़ लिया। यह देख मानव को थोड़ा अजीब लगने लगा। उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर निशा ने और कस के पकड़ लिया, पर मानव ने उस पर रहम नहीं खाया और उसका हाथ झटक दिया। निशा रोनी सूरत बनाकर बोली, मान क्या कर रहे? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुम्हारी ये हरकत। खैर छोड़ो, अभी हम डिनर एंजॉय करते हैं, फिर अपन लोग घूमने जाएंगे, मजा आएगा। मानव मना करना चाहता था,
पर निशा उससे जिद करने लगी तो उसे मानना पड़ा। वैसे भी वो सिर्फ उसे अपनी बहन मानता था, अपनी बहन के लिए वो इतना कर सकता था। वही जैसे ही लिटिल अवनी और खुशी ने मानव और आरव की हाँ सनी, वह गुस्से से उन्हें देखने लगी। तभी मिशा की बात सुनकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। मिशा मानव से बोली, क्या तुम लोगों को याद है, होली आ रही है, मैं तो सबसे पहले रंग आपको लगाऊंगी और निशा तुम मान को लगाना। खुशी गुस्से से मैनेजर से बोली, एक काम करो, आप इनकी जासूसी करो, ये जहाँ जा रहे इनका पीछा करो और इनकी फोटो हमें भेजते रहना। लिटिल अवनी ने गुस्से से खुशी के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। दोनों सीधा अर्जुन के ऑफिस गई। अर्जुन ऑफिस में कुछ काम कर रहा था और अभी राज आपस में लड़ रहे थे। लिटिल अवनी केबिन के अंदर आ गई और रोते हुए अर्जुन से बोली, भाई भाई हब्बी घूमने जा रहे हैं, वह भी किसी और के साथ। खुशी भी बोली, हाँ भाई आरव सैया भी जा रहे हैं, उस चुड़ैल निशा के साथ। अचानक खुशी और लिटिल अवनी को अपने सामने देख अर्जुन हैरान हो गया। वहीं राजा और अभी भी शांत हो गए। अर्जुन अपनी बहनों के पास गया और पूछा, क्या हो तुम दोनों को? लिटिल अवनी नौटंकी करने लगी, भाई भाई वो हब्बी न किसी के साथ लंच पर गए हैं और उन्होंने कहा है कि वह उसके साथ होली भी खेलेंगे और घूमने भी जाएंगे। आपको पता है, वह और आरव भाई मुझे और खुशी को ऑफिस में छोड़कर चले गए और हम साथ आने को पूछा भी नहीं। राज अपनी आंखें छोटी करके बोला, किसके साथ गए वो लोग? खुशी तपाक से बोली, वह निशा और मिशा आंटी के साथ, वह जो नीरज अंकल के दोस्त की बेटी है। निशा और निशा का नाम सुनकर तीनों लड़के खुश हो गए क्योंकि वह भी उसे अपनी बहन मानते हैं। अर्जुन दोनों को समझाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वह हमारी बहन जैसी है। लिटिल अवनी मुंह फुलाकर बोली, हाँ तो आपकी बहन जैसी है, हब्बी की थोड़ी ना। हब्बी भले ही उसे बहन मानते हो, पर उन आंटी को देखकर नहीं लगता कि वो हब्बी को भाई मानती है। वह तो सबसे पहले हब्बी को रंग लगाने को भी बोल रही थी। मेरा क्या होगा अब? आप सब कुछ नहीं कर रहे हैं, सब एक जैसे है, कोई प्यार नहीं करता लिटिल अवनी से। खुशी लिटिल अवनी का हाथ पकड़कर जाते हुए बोली, यह सब लोग कुछ नहीं करेंगे, आप सभी लोग हमसे ज्यादा उन आंटियों को पसंद करने लगे। चलो हम नीरज अंकल के पास चलते हैं, वो सबसे अच्छे हैं। इतना कहकर वो घर के लिए निकल गई। आधे घंटे बाद सिंगमेशन में लिटिल अवनी और खुशी गुस्से से हॉल में पहुंचे और उन्होंने अपनी सैंडल्स निकालकर फेंक दिया। फिर जोर से चिल्लाई, नीरज अंकल बता डैडी, आप कहाँ है? जल्दी बाहर आओ। नीरज जी, जो किचन में कुछ बना रहे थे, वह बाहर आते हुए बोले, क्या हुआ बेटा तुम दोनों को? लिटिल अवनी तुरंत नीरज के गले लग गई और रोते हुए बोली, प्यारे डैडी कुछ करिए वरना आपकी प्यारी प्रिंसेस का क्या होगा और वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वह दोनों चुड़ैल आंटी मेरे आइटम पर हाथ मार रही है। नीरज जी ने हैरान होकर उससे पूछा, कौन लड़कियां और कौन सा आइटम? लिटिल अवनी रोते हुए बोली, डैडी वह आपके दोस्त की बेटी निशा, मिशा आंटी हब्बी और आरव भाई पर लाइन मार रही और उन हे अपने साथ ले गई और कह रही थी घूमने भी जाएंगी और होली में सबसे पहले रंग लगाएंगे। मेरा क्या होगा? इतना कहकर वह उनकी तरह अपनी आंसू भरी आंखों से देखने लगी। नीरज जी सीरियस होकर बोले, मुझे तो पहले ही उन दोनों पर शक था, वह दोनों बचपन से ही मानव और आरव के पीछे पड़ी है। कितनी मुश्किल से मैंने उन्हें लंदन भगा दिया था पढ़ने के लिए, वापस आते ही फिर से मेरे दामाद के पीछे पड़ गई। इतना कहकर वो अपने मन में बोले, मानव तुम्हारा अब क्या होगा? तुम्हारी तो केवल बैंड बजगी, मैं मजे लूंगा। इतना सोचते ही नीरज जी ने खुशी और लिटिल अवनी को गले लगा लिया और उन्हें चुप कराते हुए बोले, चिंता मत कर बेटा, डैडी है ना, वह सब देख लेंगे। उन ठरकी दमादों को छोड़ूंगा नहीं, देखना सबसे पहला रंग तुम ही उनको लगाओगी और वो चुड़ैल देखती रह जाएंगी। इतना कहकर वह दोनों के बाल सहलाते हुए प्यार से बोले, मेरी बच्ची को भूख लगी होगी ना, चलो पहले कुछ खा लो, फिर मैं आगे का प्लान तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है। खाने का नाम सुनते ही लिटिल अवनी और खुशी की लार लटकने लगी। वह दोनों तुरंत किचन के अंदर घुस गई। नीरज जी ने फिर से कपकेक और पिज्जा बनाया था। इस बार पहले से भी ज्यादा टेस्टी और कपकेक बने थे। कुछ ही देर में लिटिल अवनी, खुशी और नीरज जी ने सारे कपकेक खत्म कर दिए। फिर नीरज जी को कुछ याद आया। वह खड़े होकर अचानक ही बोल पड़े, अरे मैं तो अपनी स्वीट हार्ट के लिए यह सब बना रहा था, अब मैं उसे क्या खिलाऊंगा? उनकी बात सुनकर दोनों गर्ल्स प्लेट की तरफ देखने लगी। एक ही कपकेक और 2 पीस पिज्जा बचे थे। लिटिल अवनी ने एक पिज्जा उठा लिया और बोली, मम्मी छोटी सी तो है, वह बस चिड़िया जैसे खाती है, उनके लिए तो आधा कपकेक ही काफी होगा। टेबल पर बैठकर नीरज जी बोले, छोरो उसको पहले अपने पेट भरते हैं। इतना कहकर उन्होंने कपकेक लिया और जो पिज्जा का 1 पीस था वह खुशी उठाकर खाने लगी। देखते देखते सब खत्म हो गया। नीताजी भूखी अपने रूम में बैठी नीरज जी का इंतजार कर रही थी। यह बूढ़ा कहाँ मर गया, अभी तक क्यों नहीं आए? पिछले 3 घंटे से
आह नीचे देख कर आती हूँ। वो नीचे आ गई। उन्होंने देखा नीरज जी, लिटिल अवनी और खुशी मज़े से बैठे थे और उनके सामने रखी प्लेट खाली थी। मतलब उन लोगों ने सारा खाना खा लिया था। वही निशा, मिशा, आरव और मानव शॉपिंग मॉल में इस वक्त थे। मानव बोर हो रहा था, वह चुपचाप वहीं सोफे पर बैठा था और आरव भी उसी के पास बैठा था। निशा और मिशा बार बार उन्हें परेशान कर रही थी, पर बदकिस्मती से कुणाल आज आदि को स्कूल से लेने गया था। आदि की जिद करने पर वह भी उसको लेकर शॉपिंग करने आ गया। उन दोनों ने देखा आरव और मानव के सामने दो लड़कियां खड़ी है। उसी वक्त निशा ने नाटक किया और मानव के ऊपर गिर गई। मिशा भी आरव के ऊपर गिर गई। कुणाल ने तुरंत उनकी फोटो खींच ली, फिर डेविल इस्माइल करके बोला, आज तो दोनों की खैर नहीं। वही आदि अपना मुंह खोले सामने का नजारा देख रहा था। उसने कुणाल का हाथ छोड़ा और भागते हुए मानव के पास गया। वो मानव से बोला, फुफू डैडी, आप यहाँ क्या कर रहे हो और ये चुड़ैल कौन है? निशा और मिशा आदि के मुंह से चुड़ैल सुनकर उसे घूरने लगी। मानव के तुरंत निशा को गुस्से दूर किया और आदि को गोद में उठाते हुए पूछा, बेटा तुम किसके साथ आए हो? आदि उसके बात का जवाब न देते हुए जल्दी से बोला, अरे फूफू डैडी वो सब छोड़ो, आपकी तो बैंड बजने वाली है। पहले यह बताइए यह दोनों चुड़ैल आंटी कौन है? इतना कहकर वह निशा और मिशा की तरफ देखने लगा। आरव को हंसी आ गई। उसे आदि को समझाते हुए कहा, नहीं बेटा आप इन्हें चुड़ैल मत बोलो, ये आपकी बुआ है। आदि मुंह बनाकर, मेरे पास सिर्फ एक ही बुआ है बी डॉल, वो कितनी क्यूट है और इन दोनों ने कितना मेकअप लगा रखा है, पता ही नहीं चल रहा चुड़ैल है या इंसान। बिल्कुल वैसा मेकअप लगाया हुआ है जैसे मैंने हॉरर मूवी में भूत को देखा था। अच्छा हुआ रात नहीं है, वरना तो आदि बेबी डर जाता। इतना कहकर वह मानव के गले लगाकर बोला, डैडी चलो यहाँ से, आदि बेबी को डर लग रहा है इन आंटी का इतना मेकअप देखकर, अगर मुझे रात को सपना आया तो। इतना कहकर वह डरने का नाटक करने लगा। मानव उसकी बात सुनकर निशा को घूरते हुए बोला, निशा अगली बार से ऐसे भूत बनकर मत घूमना। देखो आदि बेबी डर गया, अगली बार से ऐसे बदसूरत बनके उसके सामने मत जाना। और हाँ मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग खुद आ जाना। इतना कहकर उसने आदि को गोद में उठाया और बाहर निकल गया। कुणाल तो वही छुपकर सब सुन रहा था। आरव अपनी जगह से उठकर बोला, बेचारा आदि बेबी, तुमने उसे डरा दिया, पता नहीं क्या मजा आता है तुम सबको चुड़ैल बनकर घूमने में। इतना कहकर वो चला गया। वही निशा और मिशा का चेहरा देखने लायक था। कंटिन्यू। शाम को 7 बजे तक लिटिल अवनी मानव का इंतजार करती रही। जब मानव नहीं आया तो गुस्से से वो चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। उसने मानव के सारे कपड़े निकालकर बाहर फेंक दिए, फिर ड्रॉर से कैंची निकालकर एक एक कपड़े को काटने लगी। उसने सबसे पहले मानव की सबसे फेवरेट शर्ट काटा। उसने मानव की पेंट को काटकर उसे एक हॉट पैंट बना दिया। एक ब्लैक शर्ट को काटकर उसे क्रॉप टॉप बना दिया। तीसरे शर्ट को शोल्डरलेस बना दिया। इसी तरह उसने सारे कपड़े एक एक करके काट दिए। फिर वो कैंची को बैर पर फेंक कर वॉशरूम में गई। अपने कमर पर हाथ रखकर वह कुछ ढूंढने लगी। उसकी नज़र कोने में जाकर रुकी जहां मानव का शैम्पू रखी थी। उसने मानव के शैम्पू की बोतल को उठाया और रूम में आ गई। उसने मानव के सभी कपड़ों में पूरा शैम्पू डाल दिया। वो ये सब कर ही रही थी कि तभी जीव रूम के अंदर आया। रूम के अंदर का नजारा देख वह जोर से चिल्लाया, ओ मम्मा ये सब क्या है? लिटिल भाभी आप क्या कर रही हो? क्यों बेचारे कपड़ों को मार रही हो? उसकी आवाज सुनकर लिटिल अवनी ने उसकी तरफ देखा, फिर मुंह बनाकर बोली, भाई आपको पता है हब्बी किसी आंटी के साथ में खाना खा रहे थे और उसे शॉपिंग करने भी ले गए। यही नहीं उन्होंने तो उसे अपनी गोद में बिठाया। इतना कहकर वो कपड़ों को इधर से उधर फेंकने लगी और गुस्से से बोली, वैसे भी बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ ले ही आएंगे। जीव उसकी बात सुनकर शॉक हो गया। वो अपने मुंह पर हाथ रख कर बोला, ऐसी बातें हैं तो फिर उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लिटिल भाभी मैं भी आपकी मदद करता हूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम में गया और मानव की शेविंग मशीन, फेस वॉश, टॉवेल सब कुछ लेकर रूम में बहा दिया। फिर मानव के जूते को एक एक काटकर वही फेंक दिया। जब उन्होंने जी भर के मानव के सभी सामानों के बर्बाद कर लिया तो उन्हें भूख लगने लगी। तभी अचानक जीव उसका हाथ पकड़कर बोला, लिटिल भाभी सुनो ना, भाई से बोलो ना कि मेरी शादी करवा दे। मैंने लड़की ढूंढ ली है, प्लीज प्लीज मुझे भी घोड़ी चढ़ना है। फिर वो पैर पकड़कर बोला, प्लीज प्लीज मान जाओ, कब तक मैं यूं ही अकेला भटकता रहूंगा? वो मेरी ही हॉस्पिटल की है, कल होली है, मैं उसे लेकर आऊंगा पक्का। अगर आपने मेरी शादी उससे कराई तो आपको शादी में अपने जूते चुराने दूंगा, फिर आप कुछ भी मांग सकती हो। लिटिल अवनी उसे गौर से देखने लगी। वही दूसरी तरफ आदि को घर छोड़कर मानव वापस ऑफिस चला गया था, इसलिए आदि घर पर ही था। वह अपने रूम से हाथों में कुछ लेकर चुपके चुपके लिटिल अवनी के रूम की तरफ जाने लगा। जब उसे ने देखा आसपास कोई नहीं है तो रॉकेट की स्पीड से मानव के रूम में घुस गया।
बेबी डॉल, देखो मैं कितनी मज़ेदार चीज़ लाया हूँ। इतना कहकर आदि पूरे रूम को देखने लगा। लिटिल अवनी और जीव ने जब आदि के हाथ में ढेर सारा कलर देखा तो दोनों की आंखें चमकने लगी, क्योंकि दोनों को होली बहुत पसंद है। फिर उन्होंने मानव के रूम को देखा। लिटिल अवनी शायद भूल गई थी कि यह उसका भी रूम है। वह चमकती आंखों से आदि को देखते हुए बोली, आदि तुम तो काफी मज़ेदार चीज़ लाए हो, चलो खेलते हैं। इतना कह उसने पैकेज से रंग निकाला और तीनों एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। तीनों का जब मन भर गया तो उन्होंने देखा कि ढेर सारा रंग बाकी, तो उन्होंने मिलकर सारा रंग रूम के कोने कोने में फैला दिया। फिर रूम से बाहर निकल गए। वही दूसरी तरफ मानव रात के 9 बजे घर वापस आया, मगर वो अकेला नहीं था, उसके साथ मिस्टर राजवंश भी थे। मानव के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसने नौकरों को कहकर मिस्टर राजवंश के लिए रूम तैयार करवा दिया और फिर अपने रूम में चला गया। जैसे ही उसने डोर ओपन किया, उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। रूम के अंदर का नजारा देख वो अपनी जगह पर जम गया। उसने अंदर जाकर देखा, हर जगह उसके कटे हुए कपड़े पड़े हुए थे और उसका सामान भी हर तरफ पड़ा था, और साथ में रंग भी। यह सब देख उसने अपने दांत पीस लिए। मानव नीचे गया और नौकरी से गुस्से में पूछा, मेरे रूम में कौन गया था और किसकी हिम्मत हुई मेरे कपड़े काटने की? सभी नौकर अपना सर झुकाकर खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह बता दे कि यह सब लिटिल अवनी ने किया है। जब काफी वक्त तक मानव को अपना जवाब नहीं मिला तो वो भड़कते हुए बोला, जवाब दो, मुंह में दही जमी है क्या? इस बार उसकी आवाज इतनी तेज थी कि घर के सभी लोग नीचे आ गए। आदि ने मासूम चेहरा बनाकर मानव से पूछा, क्या हुआ फूफू डैडी? मानव नीता जी से बोला, मॉम, मेरे रूम में कौन गया था? पूरा रूम तहस नहस है। मानव की बात सुन के नीता जी उसके रूम की तरफ चली गई। उनके पीछे नीरज जी भी चले गए। रूम की हालत देख सभी की आंखें बड़ी हो गई। सब किसने किया? नेताजी मानव से बोली। फिर जैसे ही उन्हें सब समझ आया, वो अपने गुस्से को रोकते हुए मानव से बोली, यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने ही उसे अपने पर चढ़ा रखा है। अब खुद भुगतो, मेरे पास मत आओ। आज दूसरे रूम में सो जाओ जाकर, या फिर ढूंढो जाकर अपनी प्यारी लिटिल वाइफ को कि वो कहाँ है। इतना कहकर वह चली गई। मानव दूसरे रूम में जाते हुए दांत पीसकर बोला, बेबी डॉल, तुम्हें तो मैं कल बताऊंगा, बस इंतजार करो। अगली सुबह के 6 बजे ही निशा और मिशा अपने हाथ में मिठाई लेकर सिंगमेशन आ गई। आज के दिन लिटिल अवनी जल्दी जग गई थी। वह आदि और जीव के साथ बाहर गार्डन में रंग खेल रही थी। उन्होंने जब निशा और मिशा को देखा तो शैतानी हंसी हंसने लगे। निशा और मिशा जैसे ही घर के अंदर घुसने वाली थी, उन तीनों ने ही मिलकर उसके ऊपर रंग फेंक दिया। निशा अचानक अपने ऊपर रंग पड़ने से घबरा गई। ये क्या है? इतना कह वो गुस्से से पीछे मुड़ी। जब उसने अपने पीछे 3 शैतान को देखा तो उसने अपने दांत किस लिए इतना सज धज के आज वो सिर्फ इसलिए आई थी कि मानव उसे देखेगा, लेकिन सब बर्बाद हो गया। ये सोचते ही उसने तीनों को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम्हारी पागल, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं मानव सिंह की होने वाली वाइफ हूँ। तुमने मेरे साथ ऐसा करके अच्छा नहीं किया। उसकी बात सुनकर जीव की आंखें छोटी हो गई। क्या 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 कहा आंटी आपने? जीव ने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा सारा रंग उसके ऊपर फेंक दिया। फिर मुंह बनाकर बोला, बदरिया कहीं की, आई बड़ी इतने बड़े बड़े ख्वाब देखने वाली चुड़ैल जैसी शक्ल है, और ख्वाब तो देखो बनने चली आई कैटरीना कैफ। मिशा निशा के आगे आकर बोली, तुम बस रुको, मैं आरव से तुम्हारी शिकायत करूंगी। आदि उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, हाँ करो कभी शिकायत, वो तो आपको घास भी नहीं डालते। आप कितनी लालची हो, और मेरे चाचू ने कितना ढेर सारा सामान आपको दिलाया था, आपने तो उनका सारा बैंक बैलेंस भी खत्म कर दिया। फिर भी आप यहाँ केवल एक मिठाई के छोटे छोटे डिब्बे लेकर आई हो। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है। कम से कम खाने को तो कुछ ढंग का ले आती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह मिठाई भी मेरे चाचू के पैसे का है? आने दो चाची को, फिर शिकायत करूंगा मैं उनकी। दोनों बहनों का मजाक उड़ाते हुए लिटिल अवनी बोली, तुम दोनों तो डैड के दोस्त की बेटी हो, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारी आदत है लोगों के पैसों पर ऐश करना है? इसलिए ही कल शॉपिंग पर गई थी मेरे हब्बी और भाई के साथ। हब्बी शब्द सुनकर दोनों बहनें कंफ्यूज हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हब्बी किसे कह रही है। दोनों बहनों को जीव ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, देखो तो दोनों कैसे बंदरिया लग रही है। मैंने ऐसी बंदरिया आज तक नहीं देखी। अगर कोई बंदर होता तो वो भी तुम्हें नहीं पसंद करता। इतना कहकर वह आदि और लिटिल अवनी के साथ गार्डन की तरफ भाग गया। निशा और मिशा दांत पीसते हुए अंदर चली गई थी। आज तक उनकी इतनी बेइज्जत कभी नहीं हुए। ये सब सोचते ही उन दोनों को और गुस्सा आने लगा। वही नीताजी जो किचन में थी उन दोनों को देखकर हैरान होकर बोली, तुम दोनों को क्या हुआ? यह किसने किया? हर जगह रंग ही रंग लगा है।
जैसे तुम लोग रंग से नहाकर आई हो। दांत पीसते हुए मिशा बोली, आंटी यह सब उस लड़के, बच्चे और आपकी बेटी ने किया है। क्या उसके पास दिमाग नहीं है? नीता जी कुछ बोलती उससे पहले ही नीरज जी, जो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, वो बोले, बेहतर होगा मुंह बंद रखो अपना। मैं एक शब्द भी मेरी लिटिल प्रिंसेस के खिलाफ नहीं सुनूंगा। इतनी ही दिक्कत है तो निकलो मेरे घर से। निशा और मिशा उन्हें समझाते हुए बोली, अंकल ऐसा नहीं। वो दोनों आगे कुछ बोलती उससे पहले ही नीरज जी उन्हें हाथ दिखाकर बोले, शट अप। इतना कहकर वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। तभी सोना, कायरा, परी, रानी, खुशीश्री घर के अंदर आई। उन्हें देखे नीता जी खुश हो गई। वो उन लोगों से बोली, तुम लोग अकेले आई हो, सभी नालायक कहाँ है? कायरा ने जवाब दिया, माँ सभी आ रहे होंगे हमारा सूटकेस लेकर। नीता जी उन्हें रूम में जाने का बोलकर किचन में चली गई। किसी ने भी निशा और निशा पर ध्यान नहीं दिया। खुशी ने इन दोनों बहनों के बारे में सभी गर्ल्स गैंग को बता दिया था, इसलिए किसी ने भी उन दोनों से बात नहीं की और अपने रूम में चले गए। तभी मिस्टर राजवंश, जो नीचे वाले रूम में रुके थे, वह बाहर निकलकर हॉल में आए और नीरज जी से बोले, हैप्पी होली समधी जी। मिस्टर राजवंश की आवाज सुनकर नीरज जी के कान खड़े हो गए। वो गुस्से से उसकी तरफ पलटे और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मिस्टर राजवंश उदास होकर बोले, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा अपने पुराने दोस्त को देखकर? नीरज जी भड़कते में बोले, पहली बात तुम कौन हो मुझे पता चल चुका है, और दूसरी बात अभी के अभी निकलो यहाँ से। मिस्टर राजवंश स्माइल करके बोले, और तुम भी मेरी बात सुन लो। मेरा बेटा मुझे लेकर आया है, इसलिए उससे जाकर बात करो। होली में तो दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं, तो तुम इतने नाराज क्यों हो? तभी नीरज को मानव आता हुआ दिख वो मानव की तरफ पलटकर गुस्से से बोले, मान यह सब क्या है? ये इंसान यहाँ क्यों है? मानव के आलसपन से जवाब दिया, मैं लेकर आया हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? नीरज जी गुस्से से बोले, हाँ मुझे प्रॉब्लम है। उनकी बात सुनकर मानव बिना किसी भाव के उन्हें देखते हुए बोला, ठीक है, फिर मैं इन्हें लेकर यहाँ से चला जाता हूँ, फिर आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। नीरज जी गुस्से से मानव को देखने लगे। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मानव कुछ ऐसा बेतुका सा जवाब देगा। उन्होंने फिर मिस्टर राजवंश की तरफ देखा, जो मुस्कुराकर उन्हें देख रहे थे। नीरज जी अभी मिस्टर राजवंश की तरफ देख रहे थे कि मानव की आगे की बात सुनकर वह अपनी जगह पर जम गए। मानव बोला भाव के बोला, मैं कल ही अपनी कंपनी इन्हें दे रहा हूँ, यही नहीं मैं अपना सब कुछ इनके नाम करने वाला हूँ। नीरज जी दांत पीसते हुए बोले, बकवास बंद करो मानव। और हाँ, शायद तुमने उस दिन ध्यान से नहीं सुना था कि लिटिल प्रिंसेस ने क्या कहा था। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। उसने कहा था कि तुम्हारा सब कुछ अब उसके नाम है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अब तुम्हारे पास अपना कुछ भी नहीं है कि तुम किसी को कुछ दे सको। तभी मिस्टर राजवंश बीच में बोले, किसने कहा मानव के पास कुछ नहीं है जो वो मुझे दे नहीं सकता? मैं नहीं चाहता मानव तुम्हारा दामाद रहे, इसलिए मानव मेरे लिए तुम्हारी बेटी को डाइवोर्स दे सकता है। नीरज जी कुछ बोलते उससे पहले ही मानव बोल पड़ा, बेहतर होगा अपनी 2 इंच की जुबान को आप बंद रखें। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं आप कुछ भी बोले। इससे बेहतर तो मैं आपको उठाकर खाई में फेंक आओ, ना रहेंगे आप, ना रहेगी प्रॉब्लम। इतना बोलकर वो बाहर चला गया। निशा और मिशा वहीं कोने में खड़े होकर सब सुन रही थी। दोनों अपनी जगह पर जम गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था मानव की शादी हो चुकी है, वो भी एक बच्ची से। पर इन दोनों को क्या पता ये जिसे बच्ची समझ रही है वह बच्ची सिर्फ दिखने में है, पर उससे बड़ा शैतान कोई नहीं। वही मानव बाहर लिटिल अवनी, आदि और जीव के सामने अपने हाथ बांधकर खड़ा हो गया और तीनों को घूरने लगा। जीव ने डरते हुए मानव से पूछा, क्या हुआ भाई, क्या आपको भी खेलना है? लेकिन बड़े लोग बच्चों के साथ नहीं खेलते। मानव ने उसकी बात को इग्नोर किया और दांत पीसते हुए पूछा, कल मेरे रूम को और मेरे कपड़े को किसने खराब किया? सब लिटिल अवनी को देखने लगे तो लिटिल अवनी पेट पर हाथ रख अपने दांत दिखाते हुए बोली, हब्बी, हमारे होने वाले बेबी ने कहा कि उसे रंग खेलना है और उसी ने सब कुछ फैलाया है, हमने कुछ नहीं किया। आदि और जीव ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। कंटिन्यू। लिटिल अवनी का जवाब सुनकर मानव उसे बुरी तरह घूरने लगा। मानव के चेहरे पर अभी थोड़ी देर पहले जो कठोर एक्सप्रेशन थे वह नरम पड़ गए, लेकिन वह अभी भी लिटिल अवनी को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। वही लिटिल अवनी को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वह तो तरह तरह का मुंह बना रही थी। लिटिल अवनी जमीन को घूरते हुए मन में बोली, पता नहीं हब्बी कब जाएंगे, कितने सारे रंग चुरा कर रखे हैं मैंने, और कितनी मुश्किल से सभी बॉडीगार्ड भैया को बुलाया है रंग लगाने के लिए। अगर हब्बी नहीं गए तो बेचारे इनको
देख कर डर कर भाग जाएंगे। मानव शायद उसके मन की बात अच्छे से समझ पा रहा था। वह थोड़ी सर्द आवाज में बोला, अभी सिर्फ सुबह के 6 बजे है और तुम सब अभी रंग क्यों खेल रहे हो? और बेबी, आप कॉलेज जाने के लिए तो इतनी जल्दी कभी नहीं उठती, रंग खेलने के लिए कैसे उठ गई? आखिर इस घर में किस घड़ी के अंदर इतनी हिम्मत है जिसने आपको जगाने का गुनाह किया? लिटिल अवनी मानव की बात सुनकर तरह के मुंह बनाने लगी। फिर वह अपने पेट पर हाथ रख के बोली, हब्बी, हमारे बेबी ने जगाया। उसने कहा उसे भूख लगी तो मैं जग गई। लगता है वह अभी से ही आपकी तरह टाइम का पंचुअल है, इसीलिए तो जब भी खाने का वक्त होता है वह मुझे तुरंत बता देता है। मानव उसकी फालतू की बकवास सुनकर अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगा और दांत पीसते हुए बोला, वह अभी सिर्फ कुछ ही महीने का है, वह तुम्हें हर चीज अभी से बताने लगा। लिटिल अवनी मानव को जवाब देने के लिए कुछ सोचने लगी। अचानक ही उसकी आंखें चमकने लगी। वो मानव से बोली, उसके अंदर आपका खून है, ऐसा डैडी ने कहा था, शायद इसीलिए उसे अभी से ही सब आता है। क्या पता आप सच में डेविल हो और आपका बेबी भी डेविल, इसलिए उसके पास अपार शक्तियां हो जैसे शिवा के पास है। कार्टून वाला वही जीव और आदि दोनों की लिटिल अवनी और मानव की लड़ाई देखकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर तभी जीव को कुछ याद आया। वह लिटिल अवनी को हल्का सा कंधे पर मारते हुए धीरे से कान में बोला, लिटिल भाभी, यही सही वक्त है, मेरी शादी की बात भाई से कर लो। उसकी बात सुनकर लिटिल अवनी ने जवाब दिया, हाँ हाँ भाई, रुको करती हूँ अभी। जीव से इतना कहने के बाद उसने मानव की तरफ बड़ी सी स्माइल करके देखा, फिर दांत दिखाते हुए बोली, हब्बी, आपको नहीं लगता हमारे बेबी के साथ खेलने के लिए एक और बेबी चाहिए? क्यों ना हम जीव भाई की शादी करा दे, फिर वह भी अपनी बीवी को प्रेग्नेंट करके मेरी बेबी को कंपनी देने के लिए अपनी बेबी ले आएंगी। उसकी बात सुनकर मानव अचानक ही हैरान हो गया। फिर उसने जीव की तरफ देखा जो दांत दिखाकर उसे ही देख रहा था। मानव जीव से मैं बोला, चुपचाप पहले अपने काम पर ध्यान दो। जीव रोनी सूरत बनाकर बोला, अरे भाई, इतने साल तक अपने काम पर ही ध्यान दिया है, तभी तो आज एक सक्सेसफुल डॉक्टर हूँ। इतना कहकर वह मानव का हाथ पकड़कर लटक गया। प्लीज भाई, प्लीज मेरी शादी करवा दो, वरना मैं कुंवारा मर जाऊंगा। अब तो किसी भी सर्जरी ने मेरा मन ही नहीं लगता, तब भी मुझे मेरी शादी ही याद आती है। प्लीज भाई करवा दो, पक्का आपके बेबी आने से पहले मैं भी अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर दूंगा, ताकि आपके बेबी को अकेला महसूस ना हो और उसे भी कंपनी मिल जाए। मानव ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। अचानक ही जीव जमीन पर गिर गया। फिर उसने मानव के पैर पकड़ लिया। प्लीज भाई, मेरी शादी कर दो। लिटिल अवनी मानव गले में अपनी बाहें डालकर लटकते जीव की नकल उतारते हुए बोली, प्लीज भाई, शादी करवा दो इसकी। उसके मुंह से भाई सुनकर मानव चिढ़ कर बोला, मैं तुम्हारा भाई नहीं, उसका भाई हूँ। आगे से इसके साथ मत घूमना, वरना अगर इसके संगत का असर पड़ गया तो मैं तुम दोनों को संभालते हुए पागल हो जाऊंगा। फिर मानव आदि की तरफ मोड़ा जो उसे देख रहा था। मानव उससे बोला, तुम इन दोनों से जरा दूर ही रहो, वरना ये तुम्हें बिगाड़ देंगे, खासकर मेरे ससुर जी से। आदि ने मुंह बनाकर जवाब दिया, नहीं, मैं तो बेबी डॉल के पास ही रहूंगा। और मैं कैसे बिगड़ सकता हूँ? मैं तो ऑलरेडी बिगड़ चुका हूँ। क्या आप चाहते हैं मैं आपकी उन प्रेमिकाओं के पास जाऊँ जो अंदर चुड़ैल बनकर बैठी है? मानव अवाक रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था एक पिद्दी सा बच्चा उसे टोंट मार रहा है। घर के अंदर मिस्टर राजवंश अपने कमरे में किसी से फोन पर बात करते हुए बोले, हाँ, आज यहाँ पार्टी होगी, याद रहे उसके रंग में उस केमिकल को मिला दो। केमिकल वाला रंग उस लड़की के ऊपर पड़ते ही उसकी पूरी स्किन जल जाएगी, ना रहेगी उसकी खूबसूरती, ना रहेगा उसके लिए मानव का प्यार। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया और डेविल स्माइल करने लगे। वही मानव गुस्से से अपने सामने रंगों से खेल रही है, अपनी लिटिल वाइफ को देख रहा था जो उसे इग्नोर करके उसके बॉडीगार्ड्स के साथ होली खेल रही। मानव चिढ़ते हुए मन में बोला, मैं इतने दिनों से अपने ऑफिस का सारा काम खत्म करने के लिए ही हर वक्त बिजी रहता था, ताकि सारा काम खत्म करके एक लंबी छुट्टी लेकर बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। और अब जब मैंने सारा काम खत्म कर लिया तो यह मेरे पास ही नहीं आ रही। पता नहीं मैं आगे कैसे इन सब बच्चों को झेलूंगा। मानव इतना सोचकर जैसे ही लिटिल अवनी तरफ बढ़ने लगा, उसकी नज़र खिड़की की तरफ गई जहां से मिस्टर राजवंश गार्डन की तरफ देख रहे थे। उन्हें देखते ही मानव को रात की बात याद आई। फ्लैशबैक, मिस्टर राजवंश मानव से मिलने उसके ऑफिस आए थे। उन्होंने अपनी और मानव की डीएनए रिपोर्ट मानव को दिखाई, जिसमें साफ लिखा था कि वह मानव के बायोलॉजिकल पिता है। मानव उस रिपोर्ट को फाड़कर फेंकते हुए मिस्टर राजवंश से कठोर आवाज में बोला, रिपोर्ट तो नकली भी हो सकती है, मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे पिता है? मिस्टर राजवंश झूठे आंसू बहाते हुए बोले, बेटा, मैं सच कह रहा हूं, मेरा विश्वास करो। मानव ने पता लगा लिया था कि यही मिस्टर अंगद है।
पर इनके साथ और कौन कौन शामिल है जिसने उसके पापा, मम्मी और मामा मामी को जान से मारा था? यह सब जानने के लिए मानव का इनके आसपास रहना जरूरी था। मानव ये सोच रहा था कि वह मिस्टर राजवंश के आसपास कैसे रहे। तभी मिस्टर राजवंश बोले, बेटा मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, मैं बूढ़ा आदमी हूँ और मैं हमेशा तो मिस्टर मित्तल से मदद नहीं ले सकता। तो तुम मेरे बेटे हो तो क्या तुम मुझे अपने पास नहीं रख सकते? मानव को यही अच्छा तरीका लगा इन्हें अपने पास रखकर इन पर नजर रखने का, क्योंकि यह सिंगमेशन में कुछ भी नहीं कर सकते थे। वहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, इसलिए ही मानव उन्हें अपने साथ ले जाने को मान गया और उन्हें सिंगमेशन ले आया। फ्लैशबैक एंड। मानव डेविल स्माइल करते हुए बोला, अगर मुझे इनकी सच्चाई ना पता होती तो शायद इनके झूठे आंसू में मैं भी फंस जाता, पर कोई बात नहीं, आपको मैं ऐसे जाल में फंसा लूंगा कि जिंदगी भर आपको पछतावा होगा कि क्यों आपने मुझसे पंगा लिया। पर आप तब तक शांति से जी लीजिए जब तक आपके साथियों के बारे में मुझे पता ना चल जाए। वहीं दूसरी तरफ सोना के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आया। उसने सभी गर्ल्स को अपने रूम में बुलाया और रूम बंद करके सभी को मुस्कुराकर देखने लगी। खुशी उसे देखते हुए बोली, भाभी क्या हुआ, आपने हमें क्यों बुलाया? श्री कुछ सोचते हुए बोली, भाभी आपके पास तो एक खतरनाक आइडिया था ना, वह क्या है हमें भी बताइए। सोना सभी को शांत कराते हुए बोली, शांति शांति, मैं जो बोलने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। इतना कहकर वो एक्साइटेड होकर बोली, क्यों ना हम रंगों से पहले लाठी मार होली खेले? वैसे भी हमारे हस्बैंड ने हमें कितना परेशान किया है, क्यों न हम उन पर लाठियां बरसाकर होली खेले? उसकी बात सुनकर एक पल के लिए सब शौक हो गए, फिर दूसरे ही पल सब खुशी से नाचने लगे। कायरा चमकती आंखों से सोना को देखते हुए बोली, ओ मेरी जानेमन, क्या आइडिया दिया है? मैं तो सबसे पहले उस कुणाल के खूबसूरत चांद जैसे मुखड़े पर दाग लगाऊंगी। बड़ा खूबसूरत बनकर घूमता रहता है ना, कहता है जिस रंग के वह कपड़ा पहने उस रंग के मैं नहीं पहन सकती, बदतमीज कहीं का। परी अपने कमर पर हाथ रखकर बालों को रोल करते हुए बोली, कितना मजा आएगा लाठी मार होली खेलने में, सबकी हड्डी पसली एक हो जाएंगी। रानी थोड़ा डरते से बोली, ना बाबा ना, मुझे डर लग रहा है, आज तक मैंने ऐसा नहीं किया, राज को लग जाएगी। उसकी बात सुनकर सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। विनी उसे समझाते हुए बोली, अरे कुछ नहीं होगा और हमारे यहाँ सब चलता है, हमारे यहाँ के लड़के आयरन मैन है, सब लोहा खाकर पैदा हुए हैं। रानी और खुशी हैरान होकर बोली, क्या सच में सब आयरन खाकर पैदा हुए हैं? फिर तो चुम्बक को उनसे दूर ही रखना होगा वरना बेचारे चिपक जाएंगे। उनकी बात सुनकर सब हंसने लगे। कायरा ने सोना से पूछा, तुम्हें यह आइडिया कहाँ से आया? सोना दांत दिखाते बोली, ससुर जी ने दिया है। ना धासु आइडिया। इतना कहकर वह एक्साइटेड हो गई लाठी मार होली खेलने के लिए। तभी सभी गर्ल्स बाहर चली गई लाठी का इंतजाम करने। वही अभी बॉयज हॉल में ही बैठे थे। कुणाल अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, देखना, कायरा को सबसे पहले रंग में ही लगाऊंगा। उसकी बात सुनकर विनय बोला, हाँ, जैसे कि हम अपनी बीवियों को पड़ोसी के रंग लगाने के बाद लगाएंगे। आए बड़े बात करने वाले। फिर अर्जुन उसे डोंट मारते से बोला, वैसे कुणाल तुम जिस रंग के कपड़े पहनते हो उस रंग के कपड़े कभी भी कायरा को नहीं पहनने देते, तो अब यह भी बता दो तुम कौन से कलर का रंग लगाओगे ताकि हम सब के लिए अलग रंग का इंतजाम कर सके। इतना कहकर वह हंसने लगा। अभी सीढ़ियों की तरफ ही बड़े ध्यान से देख रहा था। वह पिछले 10 मिनट से उधर ही देखे जा रहा था। यह बात राज ने नोटिस की। उसने अभी को हिलाते हुए पूछा, अभी तुम वहाँ क्या देख रहे हो? क्या कोई आने वाला है? अभी ने एक बार सबको देखा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, पता नहीं क्यों मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही, ऐसा लग रहा है सभी गर्ल्स कुछ करने वाली है। पिछले कई वक्त से यह सब एक ही रूम में बंद है, पता नहीं क्या कर रही वह भी। वो बोल ही रहा था कि सभी गर्ल्स एक एक करके नीचे आ गई। सभी ने अपने अपने हस्बैंड को एक एविल लुक दिया और फिर भोली सूरत बनाकर किचन की तरफ चली गई। सभी बॉयज ने उनके लुक को देखकर अपनी एक आईब्रो ऊपर कर ली। अर्जुन जो उनमें से सबसे समझदार था, वह किचन की तरफ देखते हुए सभी बॉयज से बोला, मुझे भी बेड वाइब्स आ रही है, क्या हमारे साथ कुछ होने वाला है? वही नीरज सबसे छुपते छुपाते किचन में बैठे थे। उनके हाथ में भांग था। उन्होंने जितने भी मिठाई, गुजिया, जूस था सभी में भांग मिला दिया। फिर वही डेविल स्माइल करके बोले, आज तो नशा सर चढ़कर बोलेगा, लाठी मार के साथ साथ सब नशे के भी मजे लेंगे। सबसे पहला नशा तो मैं उस गधे राजवंश को कर आऊंगा। काश उसको भी कोई लाठी मारने वाला होता तो अपन का दिन बन जाता। वह ये सब बोल ही रहे थे कि सभी गर्ल्स किचन में आ गई। उन्हें देखकर नीरज जी दांत दिखाकर बोले, आओ आओ मेरी बहुओं, देखो तुम्हारे प्यारे डैडी ने तुम सब के लिए लाठी का इंतजाम भी करा दिया। गार्डन के दूसरी तरफ रखी हुई है, जाओ और मजे करो। खुशी उदास होकर बोली, अंकल डैडी, वह निशा और मिशा चुड़ैल अभी भी यहाँ क्या कर रही है? वह बाहर हॉल में कई वक्त से वही खड़ी हुई है।
उन्हें यहाँ से भगा दो। नीरज जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बच्चे चिंता मत करो, आज उन्हें भी अच्छा मजा चखा देंगे। फिर सिंहमेशन का नाम सुनते ही उनके हाथ पैर कांपने लगेंगे। सभी गर्ल्स की आंखों में चमक आ गई। वह एक साथ बोली, हम तैयार है डैडी। मिशन लाठी मार के लिए कंटिन्यू।